हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये है एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज का जो अपन मानव जनन पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। ठीक, पहले पार्ट में अपन ने क्या किया था? पहले पार्ट में अपन ने जो पुरुष जनन तंत्र है उसको पढ़ा था, शुक्राणुओं की बात करी थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे इस पार्ट के अंदर, और ये आखिरी पार्ट होगा। स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे, उसके अलावा इसमें अपन पूरा स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर निषेचन करेंगे और उसके बाद में अपन प्रसव, ठीक है, हार्मोन्स की भी बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है आज कंप्लीट कर देंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। आप पार्ट 1 देख के आए होंगे तो आपको पता है अपन किस हिसाब से काम कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, तो स्त्री जनन तंत्र की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पुरुष जनन तंत्र पढ़ा वैसे ही अपन स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे। पुरुष जनन तंत्र के अंदर मैं आपको बताया था कि इसमें वर्षण पढ़ेंगे, फिर अपन सहायक वाहिकाएं, सहायक नलिकाएं, इनकी बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी अपन एक सीक्वेंस में बात करेंगे। पहले इसमें क्या क्या आता है, स्त्री जनन तंत्र के अंदर क्या क्या चीजों से मिलकर स्त्री जनन तंत्र जो बना हुआ होता है, पहले तो वो समझो। जो स्त्री जनन तंत्र है वो अंडाशय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और बाह्य जननांग, इन सारी चीजों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? स्त्री जनन तंत्र बना हुआ होता है। मतलब ये सारी चीजें जब साथ में होती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। ठीक बात है। अब इन्हीं सारी चीजों को अपन एक एक को करके पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अंडाशय हो, पहले अंडाशय पढ़ेंगे, फिर अंडवाहिनी, फिर आपका गर्भाशय हो गया, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांग। ठीक बात है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर, कि वो अंग, वो लैंगिक अंग जो सीधे रूप से युग्मक बनाने में शामिल हो, वापस सुनो ध्यान से, वो लैंगिक अंग जो सीधे रूप से युग्मक बनाने में शामिल हो उसको क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पुरुष जनन तंत्र के अंदर कहा था कि जो वर्षण होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षण जो है वो युग्मक बनाने में सीधे रूप से शामिल होते हैं। वहीं यहां पर मैं बात करूं कि जो अंडाशय होते हैं, जो ओवरी होती है, वो क्या होती है? प्राथमिक लैंगिक अंग होती है। स्त्री जनन तंत्र के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है? अंडाशय। बाकी ये जो है अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांगी क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग है। समझ में आई क्या ये बात? आई? ठीक। एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। आ जाओ एनसीईआरटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। स्त्री जनन तंत्र, स्त्री जनन, 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 स्त्री, ये रो स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, तो स्त्री जनन तंत्र के अंदर क्या क्या आता है भाई? स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, बिल्कुल एक जोड़ा अंडाशय बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक जोड़ा का मतलब क्या? 2 अंडाशय होंगे। ठीक बात है, ओवरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके साथ साथ एक जोड़ा क्या होगा? अंडवाहिनी, इसको इंग्लिश में ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। फिर क्या थी? एक गर्भाशय, ठीक है, एक गर्भाशय एक ही होता है, यूट्रस होता है। ठीक है, एक गर्भाशय ग्रीवा जिसको इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, है ना ये। एक योनि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। उसके अलावा बाह्य जननेंद्रियां या फिर बाह्य जननांग, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सारी चीजों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? स्त्री जनन तंत्र जो है वो बना हुआ होता है। ठीक बात है क्या? इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? अंडाशय जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये देखो, ये क्या है? अंडाशय, जिसको इसको क्या कहते हैं? डिंब ग्रंथि भी कहा जाता है। अंडाशय को और क्या कहते हैं? डिंब ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये अंडाशय है, एक अंडाशय इधर भी है, तो मतलब हो गया ना, जोड़ा हो गया ना अंडाशय का, 2 अंडाशय हैं। ठीक, डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना। फिर यहां पर देखो, ये क्या है? जैसे उंगली से जैसी संरचना, फिंगर जैसी संरचना है, देखो उंगलियों जैसी संरचना है। ये क्या है? झलरी, इसको क्या कहते हैं? झलरी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिम्ब्राई कहते हैं। ठीक बात है, झलरी हो गई। फिर ये देखो कीप के आकार का, फनल शेप्ड, देखो ये कैसे होती है? कीप के आकार की। कीप मतलब जो आप कीप तो सबने देखा होगा ना, और नहीं देखा तो सर्च करके देख लेना। फनल, फनल जानते हो? कीप के आकार का है ना। फिर यहां पर आगे, जैसे अपन यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगी? एम्पुला या फिर तुम्बिका। एम्पुला किसको कहते हैं? देखो बायोलॉजी के अंदर अगर आपको एम्पुला शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो ये समझ लेना कि ये कोई चौड़ा भाग है। एम्पुला क्या है? किसको कहते हैं? चौड़े भाग को कहते हैं। तो यहां पर देखो, इस पाइप को पूरी को देखो, आप इस अंडवाहिनी को पूरी को देखो, यहां पर ये अंडवाहिनी जो मुझे चौड़ी दिखाई दे रही है, चौड़ी दिखाई दे रही है, तो इस भाग को क्या कहते हैं अपन? एम्पुला या फिर तुम्बिका कहा जाता है इसको। ठीक बात है। ये जो है आगे, ये क्या है? संकीर्ण पथ या फिर स्थमस कहते हैं। और ये पूरे को क्या कहते हैं? ये पूरे पाइप को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट। अरे समझ में आ रही है चीजें? मैं कह रहा हूं कि स्त्री जनन तंत्र के अंदर पर क्या पढ़ने वाले हैं? अंडाशय पढ़ेंगे। ये लो जी अंडाशय, ये रहा आपका।
उसके अलावा अपन पढ़ेंगे अंडवाहिनी। ये जो पूरी पाइप है ना, इसको अंडवाहिनी कहा है। अब इस अंडवाहिनी के कुछ भाग हैं, वो भाग देख लो। सबसे पहला आपका है, ये देखो, ये कीप है, ठीक है। यहां पर इसमें क्या है, एक उंगली जैसी संरचना है जिसको अपन झल्लरी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जब अपन चले इस पाइप के अंदर, तो यहां पर ये पाइप थोड़ा चौड़ा हो गया, इसको क्या कह दिया अपन ने, एम्पुला या फिर तुम्बिका कह दिया, एम्पुला या फिर तुम्बिका कह दिया। फिर आगे अपन गए तो यहां पर थोड़ा सा संकीर्ण हो गया, ये जो पाइप है थोड़ा सा संकीर्ण हो गया, तो क्या कह दिया अपन ने, संकीर्ण पथ या फिर स्थमस कह दिया। अरे कोई समस्या थोड़ी ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको बताया कि दो चीजें हो गई किसके अंदर, आपके शरीर तंत्र के अंदर। पहली अंडाशय देख लिया जी, दूसरा आपका अंडवाहिनी, तीसरा क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय देखो, ये लो जी, ये क्या है, गर्भाशय। इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, ये गर्भाशय, ठीक बात है। फिर मैंने आपको बताया क्या, गर्भाशय ग्रीवा, ये देखो गर्भाशय की जो गर्दन है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, इंग्लिश में इसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है क्या। उसके बाद मैंने आपको बताया योनि, ये वेजाइना, इसको योनि कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाह्य जननांग है, वो पर मैं आपको आगे बनाकर दिखाऊंगा। अरे समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें देख ली डायग्राम में। चलो जी, अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं ये बातें ताकि आप भूलो ना। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यूट्रस कितने होते हैं, 1 होता है। गर्भाशय ग्रीवा 1, योनि 1, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अंडाशय की। अंडाशय की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अंडाशय क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कितने होते हैं जी, जोड़े में होते हैं, 1 जोड़ा। कितने होते हैं, 1 जोड़ा। जोड़ा कितने से बनता है, 2 से। तो कितने होते हैं अंडाशय, 2 होते हैं, ठीक बात है। चलो ये क्या बनाएगा, अंडाणु बनाता है। अंडाशय है तो अंडाणु तो बनाएगा। जैसे जो है आपका वर्षण था, उसने क्या बनाया था, शुक्राणु बनाया था। अरे मेल के अंदर वर्षण था, उसने क्या बनाया, शुक्राणु बनाया था। तो यहां पर क्या है, अंडाशय, तो क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएगा, ठीक बात है क्या, अंडाणु बनाएगा। उसके अलावा भी कुछ बनाता है, क्या बनाता है, अंडाशय हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, अंडाशय हार्मोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरियन हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स भी बनाता है और उसके अलावा अंडाणु तो बनाता ही है, ठीक बात है। चलो लंबाई कितनी होती है इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है, अंडाशय की। अब ये अंडाशय जो है वो पेट में है भाई, सीधी सी बात है। तो ये उदर गुहा में है, तो क्या हवा में थोड़ा ना लटका हुआ भाई, ये एकदम अंडा सा है और हवा में लटका हुआ है ऐसे ही, कहीं से तो जुड़ा हुआ होगा ना। अरे कहीं से तो जुड़ा हुआ होगा, ये पेट में उदर गुहा में। मान लो एक खाली जगह है, ये कमरा है, कमरा तो आपको कैसे दिखेगा, ये जो इतना है, ये एरिया मान लो, ये एरिया जो है क्या है, ये जो खाली जगह इसमें क्या है, उदर गुहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई गेंद ला के बीच में रख दूं तो वो क्या हवा में बीच में रुक जाएगी, अरे नीचे टिकेगी, कहीं तो टिकेगी ना उसको, है ना। तो कहीं तो टिकेगी। तो वैसे ही आपके जो अंडाशय हैं वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आपको समझनी पड़ेगी। श्रोणि की दीवार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक वॉल, ठीक है। श्रोणि की दीवार और गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जो अंडाशय होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, श्रोणि की दीवार जो पेल्विक वॉल है, ठीक है, पेल्विक वॉल से, ठीक है, और गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डायग्राम में दिखाता हूं, जो ये क्या है, अंडाशय, ये किससे जुड़ा हुआ होगा, एक साइड में जुड़ा हुआ श्रोणि की दीवार से, एक साइड में जुड़ा हुआ गर्भाशय से। तो ये देखो, ये क्या है, ये लाल कलर में जो मैंने बताया क्या है, लिगामेंट है। ये क्या है, लिगामेंट बनाए हैं। तो एक साइड में किससे जुड़ गया, ये गर्भाशय से जुड़ गया, एक साइड में किससे जुड़ गया, श्रोणि की दीवार से जुड़ गया। तो लिगामेंट से ये श्रोणि की दीवार और गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये यहां पर एक जगह पर टिका हुआ होता है, वरना तो हवा के थोड़ा अंदर थोड़ा लटकेगा ये। अरे सही बात है क्या, सही बात है, ठीक है। चलो तो ये क्या है, श्रोणि की दीवार, पेल्विक वॉल और गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, ये जो गर्भाशय, जो आपका अंडाशय है, ये जो अंडाशय है, इसके ऊपर क्या होती है, एक पतली उपकला होती है। क्या होती है, पतली उपकला, जिसको इंग्लिश में थिन एपिथेलियम बोल दिया। ये जो पतली उपकला तो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसके अंदर जब अपने झांक के देखा तो हमें क्या दिखा, खुला सा एक एरिया दिखाई दिया। हमने कहा इस एरिया का क्या नाम है, तो हमें नाम बताया गया, इसका नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम बताया गया हमें, स्ट्रोमा। देखो सबसे बाहर अपन क्या दिख रही है, पतली उपकला दिख रही है, ठीक है। जैसे ही हमने इस उपकला के अंदर झांक के देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, एक खुला सा एरिया दिखाई दिया, ठीक है। इसका नाम हमें क्या बताया गया, स्ट्रोमा बताया गया, ठीक बात है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर हम गए अंदर और हमने देखा कि एक बाहर की तरफ एक मोटी सी परत है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया परिधीय वलकुट। क्या नाम दिया, देखो ये स्काई ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है क्या है, परिधीय वलकुट,
ठीक है। और अंदर जो ये आपको रेड रेड में जो दिखाई दे रही है क्या है, आंतरिक मध्यांश, जो क्या कहा अपन ने, आंतरिक मध्यांश। तो ये बात ध्यान से सुनो, जो बाहर की जो परत है उसको क्या कहा अपन ने, पतली उपकला, ठीक है। इसके अंदर का जो एरिया उसको क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर इस स्ट्रोमा के अंदर दो चीजें हैं, जो परिधि पर है उसको क्या कह दिया अपन ने, परिधीय वल्कुट कह दिया, और जो बीच में उसको क्या कह दिया अपन ने, आंतरिक मध्यांश कह दिया। ठीक है क्या, चलो अब यहां तक अपन एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। जो श्रोणी क्षेत्र में होते हैं, ये जो स्त्री जनन तंत्र, ये भी कहां होता है, श्रोणी क्षेत्र में होता है। मैंने आपको वहां पर भी बताया था पुरुष जनन तंत्र के अंदर कि वो भी क्या है, श्रोणी क्षेत्र में होता है। ठीक बात है। चलो पेल्विक रीजन में जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। ये वाली लाइन मैं नोट्स में आपको आगे बताऊंगा, दिखा देता हूं एक बार दिखा देता हूं। ये वाली लाइन आगे देखो, ये मैंने आगे लिख रखी है। स्त्री जनन तंत्र और स्तन ग्रंथियां जो हैं वो साथ में मिलकर क्या बनाती हैं, स्तन, आपका देखो स्तन ग्रंथियां होगी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स। उसके अलावा जो स्त्री जनन तंत्र है, दोनों चीजें साथ मिलकर क्या बनाती हैं, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से ये संयोजित होती हैं, और ये सपोर्ट करती हैं, किस चीज को सपोर्ट करती हैं, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, ठीक है, जो आपका जो अंडाणु है जो वो बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, निषेचन होगा उसको भी सपोर्ट करती हैं, संगर्भता, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं, शिशु का जन्म हो जाएगा उसमें सपोर्ट करेंगी, ठीक है, चाइल्ड केयर को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भैया स्त्री जनन तंत्र तो हमें समझ में आता है कि प्रेगनेंसी भी इसी में हो रही है, निषेचन भी इसी में हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा अंडोत्सर्ग भी इसी में होगा, ठीक है, और जो बच्चा रहेगा वो भी इसी में रहेगा। लेकिन आप हमें बताओ ये जो स्तन ग्रंथियां हैं ये कैसे सपोर्ट कर रही हैं, ये कैसे सपोर्ट कर रही है भाई, इन चीजों को देखो, अंडोत्सर्ग, निषेचन, संगर्भता, शिशु का जन्म, ये सारी चीजें तो स्त्री जनन तंत्र से होंगी ना। इसमें स्तन ग्रंथियों का रोल क्या है, इसमें स्तन ग्रंथियों का रोल ये है कि ये चाइल्ड केयर, बच्चा पैदा तो हो गया, इसको दूध कौन पिलाएगा, स्तन ग्रंथियां तो पिलाएंगी। ठीक बात है क्या, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि स्त्री जनन तंत्र और स्तन ग्रंथियां दोनों साथ में मिलकर क्या करती हैं, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती हैं, और क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं, अंडोत्सर्ग, निषेचन, ठीक है, संगर्भता, प्रेगनेंसी, ठीक है, और शिशु जन्म, और उसके बाद चाइल्ड केयर करनी है किसको, स्तन ग्रंथियों को। समझ में आएगी ये चीज, यही बात यहां पर एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्या कहती है कि एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, देखिए स्तन ग्रंथियां कितनी होती है भाई, 2 स्तन ग्रंथियां होती हैं तो एक जोड़ा, ठीक है। स्तन ग्रंथियां मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, और जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, संगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। चाइल्ड केयर मतलब शिशु की देखभाल, समझ में आई चीजें। तो वही चीजें यहां पर लिखी हुई जो एनसीईआरटी में है, उसको बस सिंप्लीफाई करने की आपको समझाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, चलो। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, बता दिया मैंने आपको, अंडाशय जो है कि स्त्री की जनन तंत्र जो है उसके प्राथमिक लैंगिक अंग है, बता चुका हूं ये बात। जो स्त्री का युग्मक बनाते हैं, स्त्री का युग्मक क्या है, अंडाणु, या फिर इंग्लिश में ओवम कहते हैं इसको। और कई स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मैंने आपको बताया, ओवरियन हार्मोन या फिर अंडाशय हार्मोन, देखो ये मैंने आपको बताया था। वापस एक बार दिखा देता हूं आपको, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बताया सर हमने, तो हमें तो बताया नहीं। ये देखो, अंडाणु बनाता है अंडाशय, और अंडाशय हार्मोन बनाता है, यही चीज यहां लिखी हुई है भाई, अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। जो उदर है, जो आपका पेट है, ठीक है, उसके दोनों निचले भाग में, ठीक है, दोनों साइड में क्या एक एक क्या है, अंडाशय मौजूद होता है भाई। जोड़ों में होता है हमने 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, और यह श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायु किसको कहते हैं, लिगामेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, श्रोणी भित्ति मतलब श्रोणी की दीवार, भित्ति मतलब दीवार, ठीक है, श्रोणी की दीवार या फिर श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जो अंडाशय है वो लिगामेंट से, एक तो किससे, श्रोणी की दीवार से या फिर श्रोणी भित्ति से, और जो गर्भाशय उससे जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला इपिथीलियम से ढका हुआ होता है, बताया मैंने आपको, इपिथीलियम पतली इपिथीलियम से ना, पतली उपकला से ढका हुआ होता है, जो कि अंडाशय पीठिका, ओवरियन स्ट्रोमा, देखो ये मैंने आपको बताया था, स्ट्रोमा, ये ओवरियन स्ट्रोमा है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा है, इसको हिंदी में अगले ने कहा है अंडाशय पीठिका कहा है। ठीक है, ओवरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों में विभाजित होती है। एक क्या है, परिधीय वल्कुट, बताया अभी थोड़ी देर पहले, और दूसरा क्या है, एक आंतरिक मध्यांश जिसको मेडुला कहते हैं, विभक्त होता है। अभी बताया मैंने आपको ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पर चल रहे हैं, समझ में आ रही है एक एक लाइन, मजा आया। चलो आगे चलेंगे।
ठीक है, तो ये आगे चलते हैं पहले, फिर आगे आएंगे। गर्भाशय पढ़ लेते हैं, एक मिनट, चलो उसको कर लेते हैं पहले। अंडवाहिनियां, ठीक है, जिसको अपन डिंब वाहिनी भी कह रहे हैं, या फिर फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ठीक है। डिंब वाहिनी नलिका या फिर फेलोपियन नलिका गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। वो सारी क्या है? स्त्री सहायक नलिकाएं हैं। जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था सहायक नलिकाएं पुरुष जननतंत्र के अंदर, वैसे यहां पर ये क्या है? स्त्री सहायक नलिकाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली कितनी होती है? ये आपको याद रखना भाई, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये मैं नोट्स में भी ऐड कर देता हूं। आ जाओ। ये जो अंडवाहिनी है कितनी लंबी है? 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक बात है। चलो, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर, अंडाशय की परिधि से स्टार्ट होगा। देखो अंडाशय की परिधि का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूं। यहां की देखो, अंडाशय की परिधि से ये स्टार्ट हुई और कहां तक जाएगी? गर्भाशय तक जाएगी, ठीक है। जो कहां से स्टार्ट होती है? अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, बिल्कुल सही बात है। अरे नलिका दिख रही है आपको, नलिका, ये देखो, ये क्या है? आपकी अंडवाहिनी नलिका। ये पूरी नलिका जो है वो अंडवाहिनी नलिका है। स्टार्ट कहां से हो रही है? ये जो आपका अंडाशय जो है उसकी परिधि से यहां से देखो स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है? गर्भाशय तक जा रही है ना, ठीक है। बस यही लाइन एनसीईआरटी लिखती है। तो जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था वही बातें हैं, ठीक है। तो गर्भाशय तक ये जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, बताया थोड़ी देर पहले, कीप का आकार का होता है ना, जिसे कीपक या फिर इनफंडिबुलम कहा जाता है, ठीक है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं। अंगुली जैसी संरचना बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, जिसको झालर या फिर फिम्बरी कहते हैं। बताया मैंने आपको, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिम्बरी या फिर फिम्बराई कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। जब यहां से अंडाणु निकलेगा ना, जब ये अंडाशय जो है, ये जो अंडाशय है, जब अंडाणु बना लेंगे तो उस अंडाणु को ये जो है झालर जो है क्या करेंगी? पकड़ लेंगी। और जो अंडाशय है, ये अंडाशय ने क्या बनाया? अंडाणु बनाया। और ये झालर क्या करेंगी? ये जो झलरी है क्या करेगी? पकड़ लेगी उस अंडाणु को, और फिर वो अंडाणु जो है इस पाइप में आ जाएगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। चौड़े भाग क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या फिर एम्पुला कहते हैं, बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या होता है? संकीर्ण पथ होता है, ठीक है। थोड़ा संकीर्ण हो जाता है, वहां से पतला हो जाता है, जिसके में एक संकरी अवकाशी का ल्यूमन होती है। संकरी मतलब वहां से संकरा हो जाता है। आपका जो पाइप है, जो अंडवाहिनी का जो पाइप है, वो क्या होता है? संकरा हो जाता है। मतलब पास जब एक जगह तो चौड़ा होता है, एक जगह संकरा हो जाता है, समझ गए आप, ठीक है। ल्यूमन कम होता है, ल्यूमन उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो गर्भाशय से जुड़ती है। समझ में आई है सारी चीजें? डायग्राम में मैंने बताया, बस वही चीजें यहां पर एनसीईआरटी लिखती है। चलो अब आगे चलेंगे, पहले नोट्स में देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गर्भाशय की बात करते हैं पहले। गर्भाशय आ जाओ। गर्भाशय का शेप कैसा होता है? गर्भाशय का आकार किस प्रकार का होता है? तो नाशपाती के आकार जैसा होता है। नाशपाती सबने खाई है, खाई नहीं तो देखी तो होगी, ठीक है। नहीं देखी तो गूगल पर देख लेना भाई, खाई तो सबने होगी यार, है ना। नाशपाती के आकार जैसा होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है इसका इन्वर्टेड पीयर शेप, ठीक है। तो ये जो गर्भाशय जो है इसका आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार जैसा होता है। ये भी क्या है? हवा में तो लटका हुआ है नहीं भाई, ये गर्भाशय कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये भी एक थैली जैसी संरचना है, थैली जैसी संरचना है। तो ये थैली जो हवा में तो लटकी हुई है नहीं, तो इसको भी किसी ने जोड़ रखा होगा। तो जुड़ा हुआ किससे? लिगामेंट के द्वारा श्रोणि की दीवार से। एक तो श्रोणि भित्ति या फिर श्रोणि की दीवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो श्रोणि की दीवार है उससे ही जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट की मदद से जुड़ा हुआ होता है। ये बात ध्यान में रखना। वो लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, ठीक है। चलो, गर्भाशय की भित्ति यूट्राइन वॉल ऊतकों के 3 परत से बनी हुई होती है। जो गर्भाशय की भित्ति है वो 3 परतों से बनी हुई होती है। दिखाऊं डायग्राम में? आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। ये देखो 3 परतों से बनी हुई है। ये जो गर्भाशय की दीवार है, ये गर्भाशय की दीवार है और ये 3 परतों से बनी हुई है। कौन कौन सी परतें हैं? जो सबसे बाहर वाली परत है कौन सी है? प्री गर्भाशय। कौन सी है? प्री गर्भाशय। जो बीच वाली है वो क्या है? गर्भाशय पेशी स्तर। और जो सबसे अंदर वाली है वो क्या है? ये जो सबसे अंदर वाली है किसका नाम क्या है? गर्भाशय अंतस्तर, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, ये क्या है? पेरीगर्भाशय, इसको कहते हैं पेरीमाइट्रियम, पेरीमिट्रियम, ठीक है। और ये क्या है? मायोमिट्रियम। और जो अंदर वाली वो क्या है? एंडोमिट्रियम। 3 परतें हैं, ठीक बात है। चलो अब ये परतें वो देख लेते हैं। तो गर्भाशय की भित्ति ऊतकों के 3 परतों से बनी हुई होती है, दिखा दी डायग्राम में। बाहरी परत का नाम क्या है? पेरीगर्भाशय, इंग्लिश में पेरीमिट्रियम। मध्य वाली कौन सी है? गर्भाशय पेशी स्तर, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं इसको मायोमिट्रियम। आंतरिक जो सबसे अंदर वाली परत है उसका नाम क्या है? गर्भाशय अंतस्तर, इंग्लिश में एंडोमेट्रियम। अब इनकी कुछ खास बातें, वो खास बातें सुनो।
मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बारे में कुछ खास बातें बता रहा हूं, आगे आपको काम आएंगी, पूछूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में। तो जो गर्भाशय पेशी स्तर है, जो मध्य वाली है, मायोमेट्रियम जो है, इसका मैं एक काम बताता हूं आपको, इसका काम आगे बात करेंगे इसके बारे में। जब बेबी की प्रसव हो रहा होगा, प्रसव के दौरान संकुचन होगा, ठीक है। जब प्रसव हो रहा होगा उस टाइम पर यह जो मध्य जो परत है, मायोमेट्रियम जो है, ठीक है, मायोमेट्रियम जो है, इसके अंदर क्या होगा, जो गर्भाशय पेशी स्तर है, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, संकुचन होगा। पहली बात तो इसका काम, ये दो परतों का काम बताऊंगा, किसका, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का मैं काम बताने वाला हूं, और इसका काम आगे आपको समझना है, तो अभी से समझ लो। जो ये बीच वाली परत है, गर्भाशय पेशी स्तर, इसका काम सुनो। इसका काम यह है कि जब प्रसव हो रहा होगा, बच्चा पैदा हो रहा होगा, उस टाइम पर इसमें संकुचन होगा। क्या हो गया, संकुचन होगा, ठीक बात है। अब बात सुनो इसका एंडोमेट्रियम का, गर्भाशय अंतस्तर का। ये जो अंदर वाली परत है, इसके दो काम बता रहा हूं आपको। एक काम क्या है, एक काम तो यह है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, जब भी आर्तव चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी चलेगी, तो उस टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है, उसमें यह वाली जो परत है ना, यही टूटती है, यही दीवार टूटती है, ठीक है। तो यह मैं लिख देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह परत ब्रेक होती है, ऐसे लिख देता हूं ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ब्रेक होती है। और इसी के ब्रेक होने कारण यह वाली जो परत है, यही ब्रेक होती है, और इसी कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। समझ में आई बात? मैं वापस चलता हूं डायग्राम में। ये वाली जो है अंदर वाली परत है, ये वाली जो परत है, ये वाली परत, ये क्या है, आपकी अंदर वाली परत है, एंडोमेट्रियम है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उस टाइम पर यही परत जो है वो टूटती है, और बाहर जो है ब्लीडिंग जो है इसी कारण होती है। इसमें बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। जब ये ब्रेक होगी, टूटेगी, तो क्या होगी, ब्लीडिंग बाहर आएगी, ठीक है। चलो, और इसका एक काम तो मैंने बता दिया। दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम यह है कि इसमें अंतरोपण होता है। क्या होता है इसमें, अंतरोपण होता है। कल जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, कल नहीं मतलब जब भी मैंने जो पहला पार्ट मैंने किया था, ठीक है, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अंतरोपण क्या होता है। अंतरोपण यह होता है कि जब जाइगोट बन जाएगा और कोरकपुटी जब बन जाएगी ना, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, उस टाइम पर जो है वो गर्भाशय की दीवार में आके चिपकता है। तो वो दीवार में कहां पर आके चिपकेगा, इसी एंडोमेट्रियम में आके चिपकेगा, ठीक बात है क्या। तो मैंने आपको दो काम बताए, किस किसके, एक तो मध्य जो बीच वाली जो दीवार है, बीच वाली जो परत है, जिसको कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, इंग्लिश में मायोमेट्रियम। इसके क्या काम है, प्रसव के दौरान इसमें संकुचन होता है, इसका काम हो गया। अब बात करेंगे एंडोमेट्रियम के। एंडोमेट्रियम के दो काम है, एक तो क्या है, एक तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह परत जो है वो ब्रेक होती है, दूसरा है ये क्या है, इसमें क्या होता है, अंतरोपण होता है, ठीक बात है। समझ में आई, आगे पूछूंगा। चलो, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी वाला पढ़ लेते हैं पहले। चलो, गर्भाशय केवल एक होता है, बता दिया मैंने आपको, गर्भाशय तो एक ही होता है, ठीक है। और इसे बच्चादानी भी कहते हैं, सुना होगा आपने, ये सबने सुना होगा बच्चादानी, ठीक है। और इसको वुम्ब भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको वुम्ब कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। इसको मैंने यहां पर इंग्लिश में तो सही लिखा मैंने, हाँ, इन्वर्टेड पियर शेप लिखा था, यहां पर इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ना, यहां पर जो है इसको भी लिख देते हैं उल्टी रखी नाशपाती, सिर्फ नाशपाती नहीं, उल्टी रखी हुई नाशपाती। चलो पूरा करेंगे। उल्टी इंग्लिश में सही था यार, हिंदी में थोड़ा सा हो गया, उल्टी रखी नाशपाती, ठीक है। तो ये कैसा आकार है इसका, इन्वर्टेड पियर शेप या फिर उल्टी रखी हुई नाशपाती। नाशपाती है आपके पास में, उसको उल्टा रख दो, बस वैसा शेप है, ठीक है। उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का ये होता हुआ कौन होता है, गर्भाशय, ठीक है। यह श्रोणि भित्ति के से स्नायुओं द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बता दिया, श्रोणि भित्ति श्रोणि की दीवार से कैसे लिगामेंट्स की मदद से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अपन स्नायु कहते हैं, लिगामेंट्स को हिंदी में स्नायु कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा, जिसको अपन गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, उसकी मदद से किसमें खुलता है, योनि में खुलता है, ठीक है। गर्भाशय की ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जिसको सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। ये देखो आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूं, ये वाली जो है, ये जो पाइप है ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल, या फिर इंग्लिश में सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं इसको, जो योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है, जन्म नाल या फिर बर्थ कैनाल की रचना करता है। अब ये क्या है समझाता हूं।
यहां लिख देता हूं, चलो मैं वेजाइना प्लस सर्वाइकल केनाल, सर्वाइकल केनाल क्या बनाता है? जन्म नाल, जन्म नाल या फिर बर्थ केनाल बनाते हैं, बर्थ केनाल, बर्थ केनाल। अब डायग्राम में दिखाऊंगा, अभी ये जो चीज लिखी है मैंने इसी को डायग्राम में लेके चलता हूं। ये देखो, ये क्या है? ये गर्भाशय, सॉरी ये गर्भाशय ग्रीवा है, और यहां पर ये क्या है? ग्रीवा नाल है। ये वाली क्या है? ग्रीवा नाल, और ये यहां पर योनि है। ग्रीवा नाल और योनि दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो क्या बन जाएगा? जन्म नाल बन जाएगी। तो इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे अपन? ये दोनों अगर साथ में मिल जाती तो क्या हो जाएगा? जन्म नाल, जन्म नाल, या फिर इंग्लिश में कहें तो बर्थ केनाल कह देंगे इसको। क्या कह देंगे? बर्थ केनाल, बर्थ केनाल कहते हैं। तो समझ में आई ये बात, बर्थ केनाल किसको कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या फिर बर्थ केनाल की रचना करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों के 3 परत वाली होती है, बता दिया मैंने आपको ना। बाहरी वाली परत झिल्ली में स्तर की होती है, प्री गर्भाशय कहते हैं इसको, पेरीमीट्रियम कहते हैं। मध्य वाली मोटी चिकनी पेशी स्तर की होती है, ठीक है। ये वाले आपको याद रखनी है भाई, ये वाली बातें जो आपको याद रखनी है। ये कैसी होती है? झिल्ली में स्तर की, ये चिकनी पेशी स्तर की, स्मूथ मसल्स की होती है, ठीक है। और ये जो आंतरिक है वो कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथि स्तर की है ना। इसमें क्या होते हैं? ग्लैंड्स होती हैं। ये वाली तीन बातें जो आपको एनसीईआरटी की याद रखनी है। तो ये जो मैं एनसीईआरटी में जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली एनसीईआरटी की पीडीएफ में हम आपको दूंगा, तो आपको ये चीजें जो हाईलाइट की हुई मिल जाएंगी। चलो, को गर्भाशय अंतस्तर कहते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय गुहा को आश्रित करती है, बिल्कुल गर्भाशय गुहा को आश्रित करती है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, आर्तविक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर से चक्रीय परिवर्तन होता है, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के दौरान काफी तेज संकुचन होते हैं। बता दिया मैंने आपको कि जो एंडोमेट्रियम है वो आर्तव चक्र गर्भाशय आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है? टूटती है, ब्रेक होती है, और उसी कारण क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, बता चुका हूं। और ये कह रहा है गर्भाशय जो पेशी स्तर है, जो बीच वाली, जो मध्य वाली जो आपकी दीवार है, वो क्या होती है? उसमें संकुचन होता है। जब प्रसव के दौरान क्या होता है? संकुचन होता है। प्रसव के समय क्या होता है? काफी तेज संकुचन होते हैं। बता दिया मैंने आपको ये बातें, बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहे हैं। चलो अब बात करेंगे बाह्य जननांग की, बातें कर लेते हैं। आ जाओ बाह्य जननांग को पढ़ते हैं। बाह्य जननांग में पहले अपन देख लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में मैं ये जो लिखा हुआ है ये बताऊंगा, है ना। पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसी समझते हैं, और उसके बाद में आगे बात करेंगे। एक मिनट, ठीक है। ये जो जगह है ना, ये जो जगह इसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। और ये किसके बनी हुई होती है? ये किसकी बनी हुई होती है? जो जगह किसकी बनी होती है? ये वसामय ऊतकों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? वसामय ऊतकों से बनी हुई होती है, फैटी टिश्यू से बनी हुई है। और एक ऐसी गद्दी सी है, एक गद्दीदार जगह है, और इस पर क्या है? ऊपर क्या है? स्किन लगी हुई है, नीचे क्या है? बहुत सारा फैट है, फैट जमा, वसा जमा इसके नीचे, इसके ऊपर स्किन है, और स्किन के ऊपर क्या है? यहां पर बाल है। क्या है? बाल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कह देते हैं, प्यूबिक हेयर, या फिर जघन बाल कह देते हैं, या फिर जघन बाल, ठीक है। और हिंदी में इसका नाम मेरे को देखना पड़ेगा, जघन शैल कहते हैं इसको। पहुंच में इसको हिंदी में कहते हैं जघन शैल, जघन शैल, जघन शैल। क्या है ये? बता दिया मैंने आपको। क्या है ये? वसामय है, बिल्कुल वसामय ऊतकों से बना हुआ होता है, फैटी टिश्यू है, गद्दी सी है एक, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, गद्दी है, ठीक है, गद्दी सी है, ठीक है। और इसके ऊपर स्किन है, त्वचा की परत है, त्वचा के ऊपर क्या है? बाल है, जिनको अपन जघन बाल या फिर प्यूबिक हेयर कहते हैं, ठीक बात है। ठीक है, ये क्या है? ये है वृद्ध बगोष्ठ। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्या है? वृद्ध बगोष्ठ, वृद्ध बगोष्ठ। ये क्या है? वृद्ध बगोष्ठ। इंग्लिश में लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा।
तो ये क्या है, टिश्यूज के क्या है, टिश्यूज के जैसे फोल्ड है, इस प्रकार से बने हुए हैं, ध्यान से देखो, इस प्रकार से, ठीक है, मजाक की बातें नहीं, ध्यान से सुनो। ये क्या है, इस प्रकार के, इस फोल्ड से बने हुए हैं, ऐसे प्रकार के ऊतकों से बने हुए हैं ना, इनको क्या कहते हैं, पर वृद्ध बगोष्ठ कहते हैं। ठीक बात है। इन वृद्ध बगोष्ठ के जस्ट नीचे, वृद्ध बगोष्ठ के जस्ट नीचे क्या होते हैं, वृद्ध बगोष्ठ के जस्ट नीचे क्या होते हैं, एक और ऐसे ही एक और फोल्ड होते हैं जिनको अपन वलन कहते हैं ना, फोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। इस वृद्ध बगोष्ठ के नीचे क्या होता है, एक और वलन होता है, ठीक है, और उस वलन को क्या कहते हैं अपन, लघु बगोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बगोष्ठ कहते हैं। जो नीचे वाला उसको क्या कहते हैं अपन, लघु बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा। जो ऊपर है उसको क्या कहेंगे, ऐसे फोल्ड से आ रहा है ना, वलन है, ऐसे मांस के ऐसे वलन है, टिश्यूज के ऊतकों के ऐसे वलन है, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा उसको क्या कहेंगे, वृद्ध बगोष्ठ, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसलिए वृद्ध बगोष्ठ, इंग्लिश में लेबिया मेजोरा। और जो नीचे होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसको क्या कहेंगे अपन, लेबिया माइनोरा, वृद्ध, सॉरी, लघु बगोष्ठ कहेंगे ना। ऊपर वाले को वृद्ध बगोष्ठ, नीचे वाले को लघु बगोष्ठ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। फिर आगे अपन चलते हैं, और यहां पर ये जो लघु बगोष्ठ है, ये जो लघु बगोष्ठ है, ये ऊपर जहां पर यहां पर मिल रहा है ना, डायग्राम में ध्यान से देखना, यहां पर ये जो जगह है, यहां पर इस पॉइंट पर एक उंगली जैसी संरचना होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, और ये देखो वो उंगली जैसी संरचना है। एक मिनट, ये ऐसी उंगली जैसी संरचना होती है, और इस उंगली जैसी संरचना को क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। हिंदी वाला नाम क्या है, भगशेफ। क्लाइटोरिस हिंदी में इसको कहते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं उसको, भगशेफ कहते हैं। अरे ठीक है क्या, समझ में आई यहां तक बातें, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि जैसे पुरुष के अंदर अपन ने देखा था कि एक ही नलिका से मूत्र भी आ रहा है और उसी से क्या आ रहा है, सीमन भी आ रहा है, ठीक है। अरे पुरुष के अंदर एक ही द्वार है, मूत्र के लिए भी और सीमन के लिए भी, पता है सबको, ठीक है। लेकिन वही बात करते हैं अपने स्त्रियों की बात करते हैं ना, तो इनके लिए अलग अलग दो द्वार हैं, मूत्र अलग द्वार से आता है, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर ये जो है, यहां पर क्या होता है, मूत्र द्वार, ठीक है, ये क्या है, मूत्र द्वार, ठीक बात है। और यहां पर ये जो द्वार है, ये क्या है, वेजाइना, योनि, ठीक बात है। और इस योनि के ऊपर क्या होता है, एक परत सी होती है, पतली सी झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली की परत होती है, पतली सी झिल्ली नुमा एक परत होती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। सुना होगा आपने ये नाम, हाइमन, ठीक है। तो वो क्या होती है, यहां पर एक, इसके ऊपर क्या होती है, एक परत होती है, पतली सी झिल्ली नुमा एक परत होती है, जो ग्रीन कलर वाली है, ये क्या है, हाइमन, हाइमन, ठीक है, पतली सी परत है, जिसके लिए कुछ ये मिसकंसेप्शन भी है, ठीक है, लोगों के दिमाग में, कि आगे बताऊंगा। चलो पहले अपन पढ़ लेते हैं, जगन सेल की बात करते हैं। मोस्ट प्यूबिस, अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको, वसा में ऊतकों से बना हुआ है, गद्दी जैसी संरचना है, और बताया या नहीं बताया, बताया, ठीक है। तो क्या वसा में ऊतकों से बना हुआ है, फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है, गद्दी सी होती है, और त्वचा के ऊपर जगन बाल, फ्यूबिक हेयर्स होते हैं, बताया भी आपको मैंने, ठीक है। वृद्ध बगोष्ठ क्या बताया मैंने, लेबिया मेजोरा, ऊतकों का मासल वलन है, ठीक है, ऊतकों का ऐसे मासल वलन है, इस प्रकार से फोल्ड है, ठीक बात है। फिर मैंने आपको बताया लघु बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ क्या है, लेबिया माइनोरा, ठीक है, ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है जो वृद्ध बगोष्ठ के नीचे होता है, कहां होता है, वृद्ध बगोष्ठ के नीचे होता है। फिर आता है योनि छद, योनि छद को इंग्लिश में कहते हैं हाइमन, ठीक है, हाइमन, योनि छद। एक पतली झिल्ली होती है जो योनि के द्वार को आंशिक रूप से क्या है, ढककर रखती है, योनि के द्वार को आंशिक रूप से ढककर रखती है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, मिसकंसेप्शन क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, अलग से कुछ नहीं बता रहा ना। मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि फर्स्ट कोइटस के दौरान ही क्या है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट कोइटस के दौरान अगर ब्लीडिंग हुई तो मतलब जो गर्ल है वो क्या है, वर्जिन है, ठीक बात है, कि मतलब उसने इससे पहले कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसका नहीं है, ठीक बात, लोगों के दिमाग में ये चलता है। और इस पर मैं आपको बता भी दूं, और इस पर काफी जो है कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये आज भी चेक किया जाता है कि हाँ ऐसे वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, उसमें पर नहीं जाती। टॉपिक ये कह रहा है कि ये जो है सही बात नहीं है, सही बात नहीं है कि फर्स्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान ब्लीडिंग हो, यह सही बात नहीं है,
अच्छा, मानते ये है कि जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान क्या होता है, ये जो हाइमन है, ये जो पतली झिल्ली सी होती है जो वेजाइना के ऊपर होती है, ये ब्रेक होती है, टूटती है, और इसी के टूटने के कारण जो है ब्लीडिंग होती है। ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन कोई जो गर्ल है वो क्या हो, अगर एक्टिव हो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, ठीक है, या फिर हाई जंप, ठीक है, साइकिलिंग, कोई आजकल बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, उसमें भी ये ब्रेक हो जाता है। और कुछ गर्ल्स के अंदर ये ऐसा भी होता है कि वो उठ रही है, बैठ रही है, इसी में ब्रेक हो जाता है। ठीक बात है। और कुछ गर्ल्स के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी हाइमन जो है वो ब्रेक नहीं होता, हाइमन जो है वो ब्रेक नहीं होता। तो अगर कोई ऐसी गर्ल है भाई, ठीक है, वो अगर बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, साइकिल चला रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, ठीक है, स्पोर्ट्स में एक्टिव है, ठीक है, तो उसका मान लो हाइमन ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अगर उस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कोई नहीं है तो उसको आप वर्जिन कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ब्लीडिंग तो होनी नहीं है, तो आप उसको वर्जिन कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, इसलिए क्या है, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। ऐसी बातें एनसीईआरटी लिखती है, अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक बात है, चलो। फिर मैंने बोला भगशेफ क्लाइटोरिस की बात करी। ये क्या, एक छोटी सी उंगली जैसी रचना बताई मैंने आपको, ठीक है, कहां होती है, ये जो मूत्र द्वार के ऊपर, देखो ये मूत्र द्वार है, इसके ऊपर होती है, देखो ये वाली क्लाइटोरिस क्या है, मूत्र द्वार के ऊपर है, ठीक है, मूत्र द्वार के ऊपर, और लघु भूगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के आसपास होती है। ये देखो लघु भूगोष्ठ, ये पिंक कलर वाला, इसका जो मिलन बिंदु ऊपर वाला यहां पर जो है ये होती है उंगली जैसी रचना क्लाइटोरिस। क्लियर है, ठीक है, बाह्य जननांग अपना क्लियर हो गया। अब अपन एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है भाई, इसलिए क्या बाह्य जननेंद्रियों मतलब जननेंद्रियों का मतलब क्या है, बाह्य जननांग है ना, के अंतर्गत जघनशैल होते हैं जिसको मोन्स प्यूबिस कहा जाता है, वृद्ध बगोष्ठ जिसको लेबिया मेजोरा कहा जाता है, और लघु बगोष्ठ जिसको लेबिया माइनोरा कहा जाता है, योनिछद, हाइमन, भगशेफ जिसको क्लाइटोरिस आदि, ये सारे होते हैं किसके अंदर, बाह्य जननांग के अंदर। अभी बताया मैंने आपको ना, बढ़िया से एक्सप्लेन कर भी दिया, लेकिन एनसीईआरटी को देख लेते हैं। चलो, जघनशैल वसामय ऊतकों से बनी हुई एक गद्दी सी होती है, बताया जी अभी, वसामय ऊतकों से, फैटी टिश्यू से बनी हुई गद्दी सी है, ठीक है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी हुई होती है। अभी तो बताया त्वचा की परत से उसके ऊपर बाल हैं जिसको अपन जघन बाल या फिर प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, ठीक है। वृद्ध बगोष्ठ ऊतकों का एक मासल वलन है जिसको मासल वलन या फिर फोल्ड है, बताया मैंने आपको ऐसा, ठीक है। लघु बगोष्ठ, सॉरी वृद्ध बगोष्ठ जो जघन शैल के नीचे तक फैले हुए होते हैं और योनि द्वार को घेरे हुए होते हैं। देखो योनि द्वार को घेर रखा है, ये योनि द्वार है, इसको घेर रखा है। और समझ में आ रही है चीजें, देखो ये देखो योनि द्वार को घेरे हुए, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। यह सॉरी लघु बगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है। लघु बगोष्ठ किसके नीचे होता है, वृद्ध बगोष्ठ के नीचे होता है। यह वृद्ध बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है, डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऊपर वृद्ध बगोष्ठ है, नीचे क्या है, लघु बगोष्ठ है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये डायग्राम बेस्ट, ठीक है। चलो, योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनिछद कहते हैं, योनि का जो द्वार एक पतली झिल्ली की परत होती है जिसको योनिछद हाइमन कहते हैं, उससे आंशिक रूप से यह ढका हुआ होता है। यही बात है एनसीईआरटी यहां लिखेगी, ठीक है, आंशिक रूप से ढका हुआ होता है, ठीक है, जिसको अपन हाइमन या फिर योनिछद कहते हैं। भगशेफ एक छोटी उंगली जैसी संरचना है, बताई मैंने आपको, है ना, जो मूत्र द्वार के ऊपर वृद्ध बगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के आसपास स्थित होती है, ऊपरी मिलन बिंदु पर होती है। देखो ये क्या है आपका लघु बगोष्ठ, इसका जो ऊपर वाला मिलन जो बिंदु है वो यही तो है, इसी पर क्या ये उंगली जैसी संरचना जो क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक बात है क्या। चलो, योनिछद प्राय पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, अभी मैंने आपको बताया ये बात है ना, फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है, लिखती है ना एनसीईआरटी ये बात, ठीक है। इसके अलावा योनि टेम्पोन को घुसेड़ने पर या फिर घोड़े पर चढ़ने या फिर साइकिल चलाने पर या फिर आदि खेल कूद में सक्रिय भागीदारी से भी ये फट सकता है। बताइए बातें, मैंने स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होंगी, बस वही बातें मैंने बताई आपको, ठीक है। कुछ औरतों का योनिछद संभोग के बाद भी बना रहता है, यही बात बताई मैंने आपको कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी कुछ लड़कियों में बना रहता है, जो हाइमन है वो ब्रेक होता ही नहीं, ठीक है। इसलिए योनिछद के होने अथवा न होने की बात किसी स्त्री के कोमारी या फिर वर्जिनिटी, ठीक है, वर्जिनिटी का या यौन अनुभवों का, ठीक है, वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। यही बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल के बताई, वही बातें एनसीईआरटी लिखती है। तो कोई अलग से मैंने अपने बातें जोड़ के नहीं बताई, वही एनसीईआरटी लिखती है तो बताइए मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलो। अब आते हैं अपन यहां पर स्तन ग्रंथियों पर आते हैं, स्तन ग्रंथि की बात करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है ना एनसीईआरटी की, बिल्कुल बढ़िया। चलो स्तन ग्रंथि पर आएंगे, फिर अपन युग्मक जनन और फिर निषेचन, चलो आर्तव चक्र फिर निषेचन। चलो ओके आ जाओ, स्तन ग्रंथि की बात कर रहे हैं ना। तो स्तन ग्रंथि जो है वो किस किस से बनी हुई है, दो चीजों से बनकर मिलकर बनी हुई है। स्तन ग्रंथियां जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। भैया कौन सी चीजें हैं वो दो, ध्यान से सुनो भाई।
एक तो ग्रंथिल ऊतक, कौन सा ऊतक? ग्रंथिल ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ऐसे ऊतक जिनके अंदर, जो किससे बने हो? ग्लैंड से बने हुए हों, ग्रंथियों से बने हुए हों, ग्रंथियों से बने हुए हों, ऐसे ऊतकों क्या कहेंगे? अपन ग्रंथिल ऊतक कह देंगे। तो ये ग्रंथिल ऊतक होते हैं, ठीक है। ग्रंथिल ऊतकों का काम क्या है जी? मिल्क फॉर्मेशन का काम है, दूध बनाने का काम है, ठीक है। वापस बात कर रहे हैं, अपन पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान से सुनो। स्तन ग्रंथि पर पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्तन ग्रंथि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो स्तन ग्रंथि के अंदर क्या है? ग्रंथिल ऊतक है। ग्रंथिल ऊतक का काम करेंगे, दूध बनाने का काम करेंगे, मिल्क फॉर्मेशन का काम करेंगे। भैया एक चीज तो हो गई ग्रंथिल ऊतक, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है विभिन्न मात्रा में वसा होती है, अलग अलग मात्रा में। हर लड़की के अंदर सेम वसा की मात्रा नहीं होती, किसी लड़की के अंदर कम वसा की मात्रा, किसी लड़की के अंदर ज्यादा वसा की मात्रा है। किसके अंदर? स्तन ग्रंथि के अंदर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं स्तन ग्रंथि जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो है कौन से? ग्रंथिल ऊतक हैं जो दूध बनाने का काम करेंगे, और दूसरी जो है वो क्या है? वसा, फैट, ठीक है। और वो विभिन्न मात्रा में होती है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग मात्रा होती है। ये वसा क्यों होती है? ये फैट क्यों होती है? इस वसा का काम क्या है? ये सपोर्ट करने का काम है, ये सपोर्ट बनाकर रखती है, इसलिए वसा होती है। अरे ठीक बात है क्या? ठीक, चलो अब ये ग्रंथिल ऊतक पे आ जाते हैं अपन। ग्रंथिल ऊतक अभी बताया मैंने आपको, क्या काम करेंगे? दूध बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ग्रंथिल ऊतक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू कहते हैं, ये क्या होंगे? विभाजित होते हैं, ठीक है। जो ग्रंथिल ऊतक है वो क्या होंगे? विभाजित होंगे। विभाजित होकर क्या बनाएंगे? स्तनपालियां बनाते हैं, ठीक है। ग्रंथिल ऊतक क्या होंगे? विभाजित होंगे। विभाजित होकर क्या बनाएंगे? स्तनपालियां बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में मेमरी लोब्स कहते हैं। कितनी स्तनपालियां बनाएंगे? 15 से 20 स्तनपाली बनाते हैं। ग्रंथिल ऊतक विभाजित होते हैं और क्या बनाते हैं? स्तनपाली बनाते हैं। कितनी? 15 से 20। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए याद होना चाहिए। 15 से 20 एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। और टेस्ट होगा, टेस्ट में भी आएगा, ठीक। चलो, स्तनपालियों में क्या होता है? कूपिका होती है। क्या होती है? कूपिका, जिसको इंग्लिश में एल्विलाई कहते हैं। ये जो कूपिका है वो किस में खुलेगी? स्तन वाहिनी में खुलेगी, ठीक है। कूपिका जो आगे किस में खुलेगी? स्तन वाहिनी में खुलेगी, जिसको इंग्लिश में मेमरी डक्ट कहते हैं। ये जो स्तन वाहिनी है वो जुड़ती है और क्या बनाती है? तुम्बिका, एम्पुला बनाते हैं। एम्पुला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी के अंदर कहीं भी चौड़ा भाग हो उसको एम्पुला, तो यहां पर एक चौड़ा भाग है जिसको एम्पुला कहते हैं, तुम्बिका, ठीक है। और तुम्बिका फिर जुड़ी हुई होती किससे? दुग्ध वाहिनी से। और दुग्ध वाहिनी से क्या है? बच्चा दूध पी के दूध बाहर निकाल लेगा, ठीक है क्या? ठीक है, एक बार डायग्राम में चलते हैं। जो ये डायग्राम देखो भाई, ये देखो यहां पर देखो, ये वसा भरी हुई है, ये देखो फेट भरा हुआ है, दिख रहा है ना? ये देखो फेट भरा हुआ है, और ये विभिन्न मात्रा में होता है। विभिन्न मात्रा का मतलब क्या है? हर पर्सन में अलग अलग होता है, ठीक है। सबके अंदर एक सेम मात्रा में वसा नहीं होती, अलग अलग मात्रा में होती है। समझ में आ रही है क्या चीजें? ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर ग्रंथिल ऊतक, ठीक है। आज ग्रंथिल ऊतक पे आते हैं। ये जो है ये क्या है आपकी? ये पसली है यहाँ पे ना, आपकी जो रिब्स वगैरह है ना, पसलियां हैं, ये जो परसू का पसलियां, ठीक है। चलो, ये क्या है? स्तनपाली, ठीक है। ग्रंथिल ऊतक ने क्या बनाई? स्तनपाली बनाई, ठीक है। स्तनपाली फिर क्या आई? स्तन कुपिका, स्तन कुपिका फिर एम्पुला, ठीक है, जिसको तुम्बिका कहा। फिर क्या? दुग्ध वाहिनी आ गई, और यहां पर क्या है? ये निपल है, ठीक है। निपल को क्या कहा गया? इसको स्नागर या फिर चूचुक, ठीक है। निपल ये कहा इसको। एरियोला क्या है? जो निपल है उसके आसपास जो है, जो ब्रेस्ट होता है उसके आसपास यहां पर ब्राउनिश पार्ट होता है, यहां पर जो है ब्राउनिश पार्ट होता है निपल के आसपास। यानी ये निपल है, इसके आसपास यहां पर जो ब्राउनिश पार्ट होता है ना, भूरे भूरे रंग का होता है ना यहाँ पर, ठीक है, भूरे भूरे रंग का, समझ रही होगी मेरे हिसाब से, है ना? उसको कहते हैं एरियोला, ठीक बात है। चलो, तो अभी मैंने आपको जो बताई ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसी से आपका काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने आपको? ग्रंथिल ऊतक जो है वो विभाजित होते हैं और क्या बनाते हैं? स्तनपालियां बनाते हैं। स्तनपालियां जो है उनमें कूपिका होती है। कूपिका फिर जो है ये खुलती है किसमें? स्तन वाहिनी में खुलती है। स्तन वाहिनी जो उसमें वो किससे जुड़ती है? तुम्बिका, ठीक है। और फिर दुग्ध वाहिनी में खुल जाते हैं, दुग्ध वाहिनी से दूध बाहर निकाला जाता है, ठीक बात है। चलो, इसको मैं याद रखने की ट्रिक बता देता हूं आपको, अगर चाहिए तो याद रख लेना भाई। ये जो इंग्लिश वाले नाम है इनके लिए है, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ इस प्रकार की, हमारे सर ने हमें बताई थी एक बार, ठीक है। LADALA, इस प्रकार की ट्रिक है। कैसे होगा इससे? देखो, लोब्स, ठीक है। एल्विलाई, एल का मतलब मेमोरी लोब्स, ए का मतलब एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई के बाद में क्या आएगा? मेमोरी डक्ट, ठीक है। डी का मतलब डक्ट, ठीक है। एक से क्या आ जाएगा? फिर एम्पुला। LA से क्या आ जाएगा? LA, ए शॉर्ट में है ना, LA से क्या हो जाएगा आपका? लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस ट्रिक से आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो भाई, ठीक है। पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। चलो अब एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, बिल्कुल।
जो कार्यशील स्तन ग्रंथि है, जितनी भी मादाएं हैं उनमें क्या जो स्तन ग्रंथि है वो कार्यशील होती है। बिल्कुल सही बात है, ये उनका लक्षण है, ठीक मत। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक बताया मैंने आपको, और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। थोड़ी देर पहले बताया कि विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियां मेमोरी लोब्स बनाते हैं। बताया थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रंथिल ऊतक क्या बनाती हैं, विभक्त होता है और क्या बनाएगा, 15 से 20 स्तन पालियां बनाता है। थोड़ी देर पहले बताया। चलिए, इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं अपन, कूपिका कहते हैं। देखो स्तनपालियों में क्या होते हैं, कूपिका होती हैं, बस ये बताया मैंने आपको। कुछ होते हैं जिनको कोपिन क्या कहते हैं, कूपिका, इंग्लिश में एल्विलाई कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहा अवकाशिकाओं में एकत्रित होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है, ये देखो स्तन नलिकाओं में खुलती है, स्तन वाहिनी या फिर स्तन नलिका की चीज है, ठीक है। लेकिन आपको ये वाली चीज अंडरलाइन करनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी चीज अंडरलाइन करनी चाहिए, ये देखो, कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। दुग्ध कहां से स्रावित होता है, कूपिकाओं की कोशिकाओं से, ठीक है। उसके बाद में एक कूपिका जो स्तन नलिकाओं में खुलता है, ये आपको बता दी। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट बनाती हैं, ठीक है, बताया मैंने आपको। ये देखो कूपिका जो है वो क्या बनाएंगी, स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई स्तन वाहिनियां मिल कई स्तन सॉरी कोई बोल दिया मैंने, कोई बोल दिया मैंने, कई स्तन वाहिनियां जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एम्पुला बनाती हैं, तुम्बिका बनाएंगी, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने बताया आपको, ये क्या आएंगी, जॉइंस टू फॉर्म। जॉइंस टू फॉर्म का मतलब क्या है, आपस में मिलेंगी और क्या बनाएंगी, आपस में मिलकर बनाती हैं, क्या बनाती हैं, तुम्बिका। बहुत सारी स्तन वाहिनी आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, तुम्बिका, एम्पुला बनाती हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट में आपको समझाने की चीजें कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में तो आपको रिवीजन के लिए यही सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ना। आज जैसे लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में आपको दे दूंगा, कल तक दे दूंगा ना। चलो, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी हुई होती है, जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां से देखो स्तन से बाहर निकलता है, दुग्ध वाहिनी से स्तन से जो दूध है वो बाहर निकल जाता है। बताया मैंने आपको ये सारी चीजें। चलो भाई, ये मैंने आपको पहले बता दी, स्त्री जनन तंत्र और स्तन ग्रंथियां जो है वो मिलकर क्या है बनाती हैं, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, उसके बाद में प्रेगनेंसी संगर्भता और शिशु जन्म को, चाइल्ड केयर को क्या करती हैं, ये सपोर्ट करते हैं। बता चुका हूं पहले आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अंड जनन की। अब बात करेंगे अंडाणु बनाते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में कहते हैं इसको oogenesis, ठीक। जैसे अपन ने शुक्राणु बनाया था वैसे अपन अंडाणु बना रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत अलग होगा, ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं एक बार पानी पीऊंगा और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पी लूं मैं पानी, 1 मिनट दीजिए बस, पानी पी लूं मैं 1 मिनट। आ जाओ भाई। फीमेल है, उसके अंदर क्या है, अंडजननी है, ठीक है। अंडजननी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओगोनिया, नाम से पता लग रहा है। अंडजननी जो है वो क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी, ठीक है। ये अंडजननी जो है इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर, ठीक है। समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बनेगा, प्राथमिक अंडक बन जाता है। ये सारा काम कब हो रहा है, जब अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, लड़की जो है उसका जन्म भी नहीं हुआ है, लड़की अभी मां के पेट में है और ये सारा काम स्टार्ट हो भी गया, उसमें अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो भी जाती है, ठीक है। कैसे, अंडजननी होती है, बन जाती है, ठीक है। बेबी जो है अभी पेट के अंदर है, ठीक है, उसके अंडजननी, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, क्या बना, प्राथमिक अंडक बन जाता है, ठीक बात है। अभी जन्म भी नहीं हुआ, प्राथमिक अंडक बन गया। प्राथमिक अंडक के अंदर क्या स्टार्ट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन पहला। कौन सा, ये बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, मैं आपको पहला बोल रहा हूं, ये वाली बात एग्जाम में पूछी जाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्धसूत्री विभाजन पहला स्टार्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन पहले के अंदर भी कौन सा पार्ट है, प्रोफेज 1 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन पहला प्रोफेज 1 जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम पर देखा जाता है कि यार ये लड़की तो बहुत फास्ट निकल गई, अभी तो बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ, अभी ये कहां से अंडाणु बनाने लग गई। तो क्या किया जाता है, उसी टाइम पर प्रोफेज 1 में उसको विभाजन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही अरेस्ट का मतलब रोक लिया जाता है उसको, ठीक है। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, मजाक की बातें नहीं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं अंडजननी, ठीक है। अंडजननी क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी। अंडजननी के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। क्या माइटोसिस होने के बाद क्या बना, प्राथमिक अंडक बन गया। प्राथमिक अंडक के अंदर क्या होने लगा, अर्धसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हुआ। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन पहला अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन पहले के अंदर भी कौन सी स्टेज, प्रोफेज 1। ये वाली बात ध्यान में रखना, प्रोफेज 1। जैसे ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होने लगती है
तो क्या होता है, यहां पर प्रोफेज 1 को अरेस्ट कर लिया जाता है कि भैया थोड़े धीरज रखो, इतनी जल्दी क्या है, अभी बच्चे का जन्म तो होने दो, ठीक है। तो प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है और अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट का मतलब इस विभाजन को रोक दिया जाता है। ये सारी बातें कब हुई हैं, जन्म से पहले हो गई ये सारी बातें। अब जन्म हो गया, बच्ची का जन्म हो गया, जैसे जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद में प्यूबर्टी आएगी और प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, पहला यहां पर पहला अंडक बनेगा। देखो यहां से अर्धसूत्री विभाजन पहला जो यहां पर जन्म से पहले स्टार्ट हो गया था वो खत्म कब होगा, अर्धसूत्री विभाजन पहला कब स्टार्ट हो भाई, जन्म से पहले, अभी पेट में ही है बच्ची, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पहला स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन पहला जो है वो कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन पहला कंप्लीट होता है, ठीक है, जो अंडोत्सर्ग के पूर्व, ठीक है, अंडोत्सर्ग के पूर्व समापन है ना। जैसे ही अंडोत्सर्ग कंप्लीट होगा, ओव्यूलेशन, जब अंडाणु को बाहर निकलना होगा उससे जस्ट पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो पहला वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा, द्वितीयक अंडक बनेगा। क्या बनेगा, द्वितीयक अंडक। प्राथमिक अंडक कब बना, प्राथमिक अंडक बन गया जन्म से पहले बन गया था, और द्वितीयक अंडक कब बना, अंडोत्सर्ग से जस्ट पहले, ठीक बात है। यह द्वितीयक अंडक बनेगा, इसके साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, पहला ध्रुवीय पिंडक बनेगा ना, या फिर ध्रुवीय काय बोलते हैं, फिर फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ये द्वितीयक अंडक जो है, अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगी, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा, पहला तो हो गया अब दूसरा होगा। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर दूसरा होगा तो क्या बन जाएगा, अंडाणु बन जाएगा, ठीक है, अंडाणु बन जाएगा और साथ में क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है, ओवम बन जाएगा। ओवम मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो कब कंप्लीट होता है, वो यहां पर शुरू तो हो जाता है, लेकिन ये खत्म कब होता है, ये खत्म कब होता है, खत्म होता है जब निषेचन हो रहा होता है ना, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे होते हैं, उस टाइम पर ये अर्धसूत्री विभाजन जो वो कंप्लीट होता है और अंडाणु जो वो बनता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ओवम और स्पर्म आपस में मिलते नहीं है तब तक ओवम होता ही नहीं है, तो क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है। क्या होता है, द्वितीयक अंडक ही होता है। जैसे ही निषेचन हो रहा होता है ना, जब निषेचन हो रहा होता है उससे जस्ट पहले, निषेचन होने के जस्ट पहले क्या बनता है, अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और अंडाणु उसी टाइम पर बनता है। उससे पहले क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है। बात समझ में आई, एक बार वापस रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं अंडजननी है, उसके अंदर माइटोसिस हुआ, प्राथमिक अंडक बना, ठीक बात है। ये सारा काम कब हुआ, जन्म से पहले। प्राथमिक अंडक के अंदर मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन पहला जो वो स्टार्ट हो भी गया था, प्रोफेज 1 स्टेज जो है वो स्टार्ट हो भी गई थी, लेकिन उसको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया जन्म से पहले। उसके बाद में जैसे प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद में जब ओव्यूलेशन होना होता है, अंडोत्सर्ग होना होता है, उसके जस्ट पहले मियोसिस पहली जो है अर्धसूत्री विभाजन जो पहला जन्म से पहले स्टार्ट हो गया था वो अब खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे वो खत्म होगा तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक अंडक बनेगा, उसके साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। द्वितीयक अंडक के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा और क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। और ये जो अंडाणु है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो कंप्लीट कब होता है, जब निषेचन हो रहा होता है ना, तब ये कंप्लीट होता है, ठीक बात है। चलो इससे पहले अपन अंडाणु बोलेंगे कि अंडाणु होगा नहीं, ठीक है, समझने के लिए अपन अंडाणु बोलेंगे उसको, ठीक बात है। बनेगा कब, जब निषेचन हो रहा होता है ना, स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे होते हैं, उसके जस्ट पहले जो है अंडाणु बनता है, ठीक बात है। आ जाओ, ये क्या है, ऊगोनिया, ठीक है, ये क्या है, ऊगोनिया, अंडजननी, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गई, ये देखो फोलिकल आ गई, ठीक है, उसके ऊपर फिर और फोलिकल आ गई और ये क्या है, थीका की परत लगी, इसको क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी फोलिकल। फिर ये देखो कुछ इस प्रकार का बन गया, बीच में क्या है, एक गुहा बन गई, कैविटी बन गई, जिसको अपन क्या कहेंगे, एंट्रम। इस एंट्रम में क्या भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है। एंट्रम में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो ये बीच में क्या है, ये देखो, ये क्या है, ओवम, ठीक है। ये देखो अंडाणु बाहर निकल गया, यहां से अंडाणु बाहर निकल गया। अभी ये अंडाणु नहीं है, अभी ये अंडाणु बना नहीं है, अभी ये क्या है, अभी ये द्वितीयक अंडक ही है। अंडाणु कब बनेगा, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे होंगे, उस टाइम पर जो है ये अंडाणु बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो बाहर निकल गया अंडाणु, ये जो ऊपर का जो खाली कुछ बच गया, ये क्या कहेंगे अपन, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, आगे बात करेंगे इसके ना, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम ये मैच्योर हो जाएगा और फिर ये क्या आपस में क्या आ जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। आगे बात करेंगे इसके ना। आर्तव चक्र की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसके दो टर्म आते हैं, दो शब्द आते हैं, एक रजोदर्शन, एक रजोनिवृत्ति। रजोदर्शन किसको कहते हैं, प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवना आरंभ पे होती है, ठीक है। जब प्यूबर्टी आती है, यौवना आरंभ स्टार्ट होता है, उस टाइम पर पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पहला ऋतुस्राव जो है वो होता है, उसको क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। जो पहली बार स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कहते हैं रजोदर्शन, इंग्लिश में मेनार्क कहा जाता है। और स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग 50 साल के आसपास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बंद हो जाती है। पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि ये जो है 50 साल के आसपास जो है बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको क्या कहते हैं अपन, रजोनिवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं,
ठीक बात है क्या? अब चलते हैं एनसीईआरटी पे, आ जाओ। पहले युग्मक जनन देख लेते हैं यहां से। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन, oogenesis, ठीक है, कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन के स्पष्ट रूप से भिन्न है। ठीक है, जैसे पुरुष के अंदर पड़ा वैसा भिन्न नहीं है, क्योंकि पुरुष के अंदर तो भाई बचपन से, जन्म से पहले थोड़ा स्टार्ट हो गया था यार, यहां पर तो जन्म से पहले ही काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उससे भिन्न है ये। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान ही हो जाती है। बता दें मैंने आपको कि बच्चा भी पेट में भ्रूणीय मतलब भ्रूण अवस्था में है, उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाती है। जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। ठीक है, जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। ठीक है, मतलब जो बनना होता है वो पहले ही बन जाता है। ठीक है, जितनी अंडजननी बनेगी वो पेट के अंदर भ्रूण अवस्था में बन जाती है, उसके बाद में कोई नई कोशिका नहीं बनती है। ठीक है, ये बात कहने का मतलब इसका ही है, उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व अवस्था प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। स्थायी तौर पर अवरुद्ध का मतलब अरेस्ट कर लिया जाता है उसको। ठीक है, इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया, पीछे देखो ये डायग्राम में बताया मैंने आपको, ये देखो फोलिकल्स जो लग गए ना। वापस आ जाओ। इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल, देखो मैंने आपको बताया, देखो ये प्राइमरी फोलिकल, प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल कहा जाता है। यह प्रक्रिया उन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक हाश होता रहता है। इसलिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष रह जाती हैं। शुरुआत में जो है जब बच्चा जो है वो जो फीमेल है वो गर्भाशय में होती है, उस टाइम पर जो है इसमें कुछ लाखों में संख्या में ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक पुटक जो काफी होते हैं। लेकिन जब यौवनारंभ प्यूबर्टी आती है तब तक ये क्या है, घटकर कितनी हो जाती है, सिर्फ 60 से 80,000 जो है प्राथमिक पुटक ही बचते हैं। ठीक है, फीमेल के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं इसको अंडरलाइन भी मार देता हूं। यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं की ओर अधिक परत से आवृत हो जाते हैं। उसके बाद में और परतें लग गई, देखो ये और परतें लगी, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोलिकल कहेंगे, है ना। यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नया प्रारक जिसको थीकल कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, देखो ये थीका होता है ना, थीकल कहते हैं, इस तरह से घिर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक पुटक, या फिर इसको सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं, फिर द्वितीयक पुटक कह दो। ठीक बात है, चलो। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल भरी हुई गुहा इसको कहते हैं गह्वर, या फिर इंग्लिश में एंट्रम कहते हैं ना। तो ये देखो भाई, ये एंट्रम मैंने आपको बताया, ये क्या है आपकी टर्सरी फोलिकल है। ठीक है, और ये क्या एंट्रम है, इसमें क्या द्रव भरा हुआ है, इसको हिंदी में क्या लिखा है, इसने तरल भरा हुआ लिख दिया होगा ना, तरल से भरी हुई गुहा, बता दिया मैंने आपको, द्रव है ना, तरल की चीज है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रारक स्तर थीका लेयर अंतर प्रारक थीका इंटरना और बाह्य प्रारक थीका एक्सटर्ना से गठित होता है। ठीक है, यह वाली बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक मिनट। ठीक है, ये जो थीका है, जो आपकी जो थीका लेयर है, ठीक है, ये थीका लेयर है, वो जो बाहर क्या कहेंगे इसको, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाले को कहेंगे थीका इंटरना, अंदर वाले को थीका इंटरनल में अंदर बाहर। ठीक है, चलो एक वापस चलते हैं। ये एक विशिष्ट लक्षण है, एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण है, स्पेशल क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, प्रावरक अवस्था स्तर जिसको थीका लेयर कहा, थीका मैंने आपको बताई। ठीक है, अंतर प्रारक मतलब थीका इंटरना और बाह्य प्रारक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। दो इसमें लेयर होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, जो अंदर जो है, ये देखो, ये जो अंडक है इसमें क्या है, इसके आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, आकार में वृद्धि होती है और इसका व्रत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक की रचना होती है। ठीक है, लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक किसको कहा अपन ने, जो पोलर बॉडी बनी थी उसको कहा ना, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिकाओं परद्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है, मतलब साइटोप्लाज्म की मात्रा भरपूर होती है ताकि उसमें खाना वाना बढ़िया मिलता रहे उसको। क्या आप इसके भी लाभ के बारे में सोच सकते हैं क्या? पहली अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम
ध्रुवीय पिंडक में और अधिक विभाजन होता है, नहीं होता कुछ भी, ठीक है। चलो ये बातें ऐसी लिख रखी हैं। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसी बातें यहां पर कुछ लिख दी और फिर कहते हैं सुनिश्चित नहीं कर सकते ना। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, यहां पर ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बना सकता है एनसीईआरटी, तो इसको आप पढ़ भी लेना है ना। एक बार मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूं, उसके साथ में आपको पढ़ना भी है, खुद भी पढ़ के देख लेना है ना। तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आगे बात करें पर हाँ, तृतीयक पुटक आगे चलकर क्या परिपक्व पुटक या फिर ग्राफिक पुटक बनाता है। ये देखो आगे, ये क्या है, ग्राफिन फोलिकल, इसको क्या कहते हैं अपन, ग्राफिन फोलिकल लिख भी देते हैं। चलो इसको, ये क्या है, ग्राफिन फोलिकल, ग्राफिन फोलिकल, ग्राफिन फोलिकल। तो आगे चलकर तृतीयक पुटक जो क्या बनाएगा, ग्राफिन फोलिकल बनाएगा या फिर ग्राफिन पुटक बनाएगा, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेलिसुडा कहते हैं। ये जोना पेलिसुडा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। किसके जो ये अंडाणु है, अंडाणु के ऊपर क्या होता है, एक पतली सी एक परत होती है, जिसको क्या कहते हैं अपन, जोना पेलिसुडा कहते हैं, ठीक है। ये पारदर्शी अंडावरण होती है, पारदर्शी होती है, आगे बात करेंगे इसकी भी, है ना। अब ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडाणु को अंडाशय से मोचित कर देता है। देखो यहां पर देखो, अंडाशय बाहर निकल गया, ग्राफिन जो फोलिकल था, ये ग्राफिन फोलिकल था, इससे देखो ये अंडाणु बाहर निकल गया, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। अंडक जो है वो बाहर निकल गया। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। ये जो यहां पर जो अंडाणु जो बाहर निकला है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाणु रिलीज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। चलो, क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं, ठीक है, पहचान लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अपन आगे चलेंगे, अब बात करेंगे अपन आर्तव चक्र की। तो अपन ने अंड जनन की बात कर ली, ठीक है, किस प्रकार से, जो बहुत ही हार्ड तरीके से लाइन लिख रखी है उनको भाई सिंपल करके यहाँ पर जो है बताया गया है, ठीक बात है। चलो आर्तव चक्र में आ जाओ। आर्तव चक्र, ये बातें मैंने आपको बता दी, अब आर्तव चक्र को यहाँ एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे अपन, है ना। पहले इस डायग्राम को देखेंगे, फिर अपन थ्योरी की बात करेंगे। चलो, ये है, अब इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा है, रजोदर्शन, मासिक धर्म या फिर माहवारी, मतलब क्या हुआ, यहां पर ब्लीडिंग हो रही है। देखो ब्लड आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ऋतुस्राव हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऋतुस्राव, ऋतुस्राव हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ऋतुस्राव हो रहा है। फिर यहां पर कौन सा फेज आता है, अलग दूसरा प्रावस्था आती है। फेजेस में डिवाइड करेंगे इसको, ये जो है डिवाइड करेंगे इसको फेजेस में, ठीक है। 29 दिन का है ये, 29 दिन का चक्कर है, इसको फेजेस में अपन डिवाइड करेंगे। पहला फेज क्या है, ऋतुस्राव रजोधर्म का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, सबको पता है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, पुटकीय प्रावस्था आ गई। पुटकीय प्रावस्था इंग्लिश में इसको कहते हैं फोलिकुलर फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिकुलर फेज। यहां पर फोलिकल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, फोलिकल्स बनेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में, ये देखो, ये था, इसके ऊपर देखो फोलिकल बन गए और फोलिकल बन गए। तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे फोलिकल बनते जाएंगे, जैसे जैसे ये पुटक बनते जाएंगे ना, देखो यहां पर देखो, इस डायग्राम देखो, यहां पर पुटक आया, फिर और पुटक आ गए, और पुटक आ गए, और पुटक आ गए, और पुटक आ गए। तो ये जो अवस्था है, ये पुटक की प्रावस्था है। इसके अंदर क्या होता है, पुटकों की वृद्धि होती रहती है। और एक चीज नोटिस करना है डायग्राम के अंदर, जैसे जैसे पुटक बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये पुटक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। जैसे जैसे पुटक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और दिख रहा है ना डायग्राम में, क्लियरली दिख रहा है, जैसे जैसे पुटक बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरू में क्या हुई, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के बाद में धीरे धीरे क्या है, पुटकों की वृद्धि हुई, फोलिकल्स बढ़ने लगे, फोलिकल्स बढ़ने लगे, ठीक है। इसको अपन पुटक प्रावस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो पुटक बढ़ने लग जाएंगे तो पुटक क्या करते हैं कि क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन निकालते हैं। तो जैसे जैसे पुटक बढ़ रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन किस पर काम करता है, ये एस्ट्रोजन काम करता है पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। ये एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पुटक बढ़ रहे हैं। पुटक क्या निकाल रहे हैं, एस्ट्रोजन निकाल रहे हैं। ये एस्ट्रोजन अब किस पर काम करेगा, ये काम करेगा किस पर, पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा। पीयूष ग्रंथि ये रही, पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा, उससे निकलवाएगा LH और FSH निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा, LH और FSH निकलवाएगा। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसने पीयूष ग्रंथि पर काम किया और क्या हुआ, देखो LH की मात्रा और FSH की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखो LH और FSH जो है यहां पर देखो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे देखो एस्ट्रोजन बढ़ा, वैसे वैसे यहां पर LH और FSH भी बढ़ने लग गई। समझ आई ये बातें। मैं कह रहा हूं कि पुटक प्रावस्था में आते थे, फोलिकुलर फेज में आते थे, फोलिकल्स की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, पुटकों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, एस्ट्रोजन की मात्रा, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा। एस्ट्रोजन फिर किस पर काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा, LH और FSH निकलवाएगा। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, किस पर काम करता जा रहा है, पीयूष ग्रंथि पर काम करता जा रहा है। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवा रहा है, LH और FSH निकलवा रहा है। तो आप देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन यहां पर पीक आ गई, वैसे यहां पर LH और FSH भी बहुत ज्यादा बढ़ गए।
ठीक है। और आप नोटिस करो कि यहां पर जो 14th डे होता है ना, 14th डे जो होता है उसमें LH जो है वो सबसे अधिक होता है। इसको क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? LH सर्ज। ठीक है, तो LH सर्ज कब देखने के लिए मिलता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि LH सर्ज कब देखने के लिए मिल सकता है? तो 14वें दिन पर, 14th डे पर आपको LH सर्ज जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जब LH की मात्रा बढ़ती है ना, LH हार्मोन जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है? अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडाणु जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहां पर देखो जैसे ही LH सर्ज हुआ, LH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो 14th डे पर क्या हुआ? 14वें दिन पर क्या हुआ? अंडोत्सर्ग हो गया, अंडाणु जो है वो बाहर निकल गया। देखो ये अंडोत्सर्ग हो गया। समझ में आ रही है क्या बातें? तो बिल्कुल कनेक्टेड बता रहा हूं, समझ में यही बातें। तो यहां पर देखो अंडोत्सर्ग हो गया। अब ये अंडाणु बाहर निकल गया। इस डायग्राम में देखो यही बातें बताई थी मैंने आपको। देखो ये अंडाणु बाहर निकल गया, ये देखो ये बाहर निकल गया यहां से। अब ये जो खाली जो बच गया ना, ये जो बच गया सामान, ये जो सामान बच गया इसको क्या कहते हैं? वर्धनशील पित्तपिंडक। पित्तपिंडक को मैंने क्या बताया? कॉर्पस ल्यूटियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पित्तपिंडक कहते हैं। ये पित्तपिंडक बन गया। और ये अब कौन सा फेज आ गया? स्रावी प्रावस्था आ गई। स्रावी प्रावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पित्तपिंडक जो होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन निकालता है। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन निकालता है। ठीक बात है। ये देखो ये भैया पुटक बने थे, ठीक बात है। इस पुटक में से ये क्या निकल गया? अंडोत्सर्ग हुआ, LH बढ़ा 14वें दिन पर, 14th डे पर LH बढ़ा और क्या हो गया? अंडोत्सर्ग बढ़ गया। तो अंडोत्सर्ग कब होता है? 14th डे पर होता है और LH जो है उस टाइम पर बढ़ जाता है। ठीक बात है। ये जो बच गया उसको क्या कहते हैं? पित्तपिंडक कहते हैं। पित्तपिंडक जो है, पित्तपिंडक जो क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन की मात्रा निकालता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन निकालता है। जैसे ही पित्तपिंडक वो बना, जैसे ही पित्तपिंडक, इससे पहले पित्तपिंडक था क्या? इससे पहले पित्तपिंडक था क्या? नहीं था। ये पित्तपिंडक अब बना है। पित्तपिंडक जैसे ही बना तो देखो ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई। ये प्रोजेस्टेरोन रेड कलर वाला देखो, प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये पित्तपिंडक जो प्रोजेस्टेरोन निकालता है। भैया प्रोजेस्टेरोन किस काम आएगा? प्रोजेस्टेरोन यार काम इसलिए आता है कि जो आपकी जो एंडोमेट्रियम जो होता है ना, जो अंदर वाली जो परत होती है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 3 परतें बताई थी, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम हो जाती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, वो क्या करती, क्या कहा था मैंने आपको कि वही टूटती है। कब? जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर वही टूटती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और जो अंतरोपण होता है ना, जो प्रेगनेंसी के अंदर जो अंतरोपण होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा जो दीवार पर चिपकता है, वो की भी इसी दीवार में जाके चिपकेगा। तो अब जो है ये पित्तपिंडक क्या करेगा? पित्तपिंडक क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन। पी फॉर क्या करेगा? पकड़ के रखेगा। किसको? इस एंडोमेट्रियम को पकड़ के रखेगा कि भैया मैं तेरे को टूटने नहीं दूंगा। अगर ये एंडोमेट्रियम वापस टूट जाएगी तो फिर बच्चा आके चिपकेगा कहां पे? नहीं चिपक सकता ना रे। प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये जो है इसको प्रोजेस्टेरोन जो है उसको पकड़ के रखता है। ठीक है क्या? ठीक है, तो अब क्या होगा? ये 7 से 8 दिन तक वेट करता है। 7 से 8 दिन तक वेट करता है। अगर कोई स्पर्म आ गया, कोई स्पर्म आके इस अंडाणु को आके क्या कर दिया? निषेचन कर दिया, इसके साथ में निषेचन हो गया, तब तो क्या है, ये 3 महीने तक बैठा रहेगा। पित्तपिंडक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहेगा 3 महीने तक। पहले तो 7 दिन तक वेट करेगा कि भाई कोई स्पर्म आ जाए, कोई शुक्राणु आ जाए और इस अंडाणु का कर दे, फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, अगर 7 दिन में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, 7 दिन में कोई शुक्राणु नहीं आया, तो ये क्या कर जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा। देखो ये डीजनरेट कर गया 7 दिन में। ठीक है, और जैसे जैसे डीजनरेट करेगा ये प्रोजेस्टेरोन घट गया, प्रोजेस्टेरोन घट गया तो देखो आगे वाली साइकिल जो स्टार्ट होगी, ब्लीडिंग जो स्टार्ट होगी। लेकिन ये 7 से 8 दिन वेट करता है और देखता है कि भाई कोई शुक्राणु आ जाए, कोई स्पर्म आ जाए। अगर वो स्पर्म आ जाता है और इस ओवम के साथ में आके मिल जाता है तो क्या होता है? प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये क्या है, फिर डीजनरेट नहीं करेगा, 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन बराबर निकालता रहेगा। अगर ये 3 महीने तक नहीं रहेगा ना तो फिर तो मिसकैरेज हो जाएगा। इसलिए क्या है, 3 महीने तक रहता है और प्रोजेस्टेरोन निकालता रहता है। फिर 3 महीने बाद में क्या होगा? 3 महीने बाद में क्या होगा? 3 महीने बाद में अपरा बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लेसेंटा बन जाता है। और प्लेसेंटा क्या करता है? फिर वो निकालने लग जाता है क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी में निकलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दीवार बनी रहनी चाहिए। अगर ये टूटी फिर तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक बात है, चलो ये बातें समझ में आई। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। मादा प्राइमेटो जैसे बंदर हो गए, कपी हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है, सब जानते हो ये बातें। इनमें होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या फिर माहवारी कहते हैं इसको। ठीक है, प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, की शुरुआत यौवनारंभ में शुरू होती है, जिसे अपन रजोदर्शन मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को आर्तव चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है और यह अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाएं को चित्र 2.9 में मैंने दिखा दिया आपको। आर्तव चक्र की होती है जबकि ऋतुस्राव होने लगता है। एक ऋतुस्राव 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, सबको पता है यह बात है आपको। गर्भाशय से एक ऋतुस्राव का कारण गर्भाशय की अंतस्त्र परत
बताया मैंने आपको, एंडोमेट्रियम अंतस्तर जो परत है, ठीक है, वो क्या है, टूटेगी, ठीक है, उसकी जो रक्त वाहिनियां नष्ट होंगी, ठीक है, नष्ट होना, और एक क्या तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म में तरल मतलब जो ब्लीडिंग ब्लड बाहर आता है ना, उसी को कहते हैं। रजोधर्म की तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, जो अंडाणु बाहर निकला है अगर वो निषेचित हो गया तब तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटे डिजेनरेट नहीं होगा और वो प्रोजेस्टेरोन निकालता रहेगा और वो दीवार नहीं टूटेगी और क्या है, पीरियड्स नहीं आएंगे, जो ब्लीडिंग है वो नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर शुक्राणु नहीं मिला, प्रेगनेंसी नहीं हुई, निषेचित नहीं हुआ अंडाणु, तो फिर तो पीरियड्स आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखा है कि यदि मोचित अंडाणु, जो अंडाणु बाहर निकला है, रिलीज हुआ है, अगर वो निषेचित नहीं हुआ, ठीक है, तो ये है चलता रहेगा, रजोधर्म जो वो चलता रहेगा। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। अगर किसी में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो वो किसका संकेतक है कि भैया प्रेगनेंसी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने कारण भी पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी, ठीक है, थोड़ी सी पुअर हेल्थ हो जाती है, खान पान का ध्यान नहीं रहे तो भी नहीं आता है, ठीक है। तो चलो, ये मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द 90% जो लड़कियां हैं, फीमेल की बात कर लें, सिर्फ लड़कियों की, फीमेल के अंदर फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टाइम से नहीं चलती है ना, ऊपर नीचे चलती है। चलो, यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे देखो ये आ गया ना, तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि वो भी हो सकते हैं ना, तो तनाव में मत रहा करो भाई। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटक की प्रावस्था आती है, बता दिया मैंने आपको। पुटक की इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक की वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफिक पुटक बन जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय के प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है, जो दीवार है वो वापस बन जाती है जो टूटी थी। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। बता दिया मैंने आपको, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, वो पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा, LH FSH बढ़ेगा, ठीक है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोफिन, LH एवं FSH का स्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। एक स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण, ठीक है, एस्ट्रोजन निकालता है पुटक, जो क्या निकालता है, एस्ट्रोजन का स्रवण करता है, ठीक है। LH तथा FSH दोनों की आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन उच्चतम स्तर पर आ जाते हैं। बता दिया मैंने आपको, 14वें दिन पर आते हैं, ठीक है। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण का एक जब अधिकतम स्तर पर होता है तब LH सर्ज कहते हैं, बताया थोड़ी देर पहले मैंने, LH सर्ज। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ग्राफी पुटक फटेगा और अंडोत्सर्ग हो जाएगा, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है और अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पित्त प्रावस्था होती है। पित्त प्रावस्था जिसको अपन ने क्या कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, यहाँ पर पित्त पिंडक बनेगा, ठीक है, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक का शेष बचा हुआ भाग पित्त पिंडक कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है और यह पित्त पिंडक भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक बात है, प्रोजेस्टेरोन निकालेगा जिससे क्या है, वो अंदर वाली दीवार बनी रहती है। इस प्रकार गर्भाशय का अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इंप्लांटेशन के लिए, अंतरोपण के लिए आवश्यक होता है, बताया मैंने आपको ना। तथा सगर्भता किसको कहते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है, कि अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, फिर आर्तव चक्र नहीं चलता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। कहां गए घटनाएं, अन्य घटनाएं नहीं होती हैं, बंद हो जाती हैं। इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तब पिंड जो है वो में हाश होता है और ये अंतःस्तर का विखंडन करता है, ठीक है, और उसके बाद अंतःस्तर की दीवार टूट जाती है और ब्लीडिंग आ जाती है। अगर पिंडक जो आपका अंडाणु बना वो निषेचित नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगी, अगर हो गया तो वो 3 महीने तक रहता है। बता दिया मैंने आपको बात है ना, बस वही लिखी हुई है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन, रजोनिवर्ती कहते हैं, मेनोपॉज बता दिया मैंने। इस प्रकार रजोदर्शन को लेकर रजोनिवर्ती तक की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन की अवधि का सूचक है। ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे अपन निषेचन और अंतरोपण की बात करेंगे। आ जाओ पहले अपन इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। निषेचन कैसे होगा? निषेचन शुक्राणु आएंगे, शुक्राणु कहां भेजना पड़ेगा अपन को, कहां पर, योनि के अंदर। कहां भेजना पड़ेगा? योनि के अंदर, है ना, वेजाइना के अंदर भेजेंगे, है ना। वेजाइना से फिर कहां जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा के अंदर जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा से कहां जाएगा? गर्भाशय के अंदर जाएगा। और गर्भाशय से वो कहां जाएगा? एम्पूला, जो चौड़ा भाग बताया था मैंने आपको, अंडवाहिनी का चौड़ा भाग, वहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पूला में जाएगा। ठीक है, समझो वापस, शुक्राणु आए, कहां गए? वेजाइना में, योनि में गए। ठीक है, योनि से गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय में, फिर एम्पूला में जाएंगे। ठीक बात है, रेस लगा के दौड़ के भाग के जाएंगे, कहां पर? एम्पूला में जाएंगे। अब यहां पर एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक साथ एम्पूला में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु एक साथ में एम्पूला में पहुंचते हैं, उससे तभी क्या होता है? निषेचन होता है। ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लेना। चलो अब ये समझो कैसे निषेचन होता है। शुक्राणु आया, पहुंच गया, शुक्राणु किसके पास में? अंडाणु के पास में पहुंचा। ठीक है, शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास में पहुंचा है। कैसे?
देखो पहले योनि के अंदर आया था शुक्राणु, फिर गर्भाशय ग्रीवा में गया बाकी, फिर गर्भाशय में गया, फिर बाकी कहां गया, एम्पुला में रेस्ट दवाई गया, बिल्कुल ठीक है। अब शुक्राणु जब वो अंडाणु के पास में पहुंच गया है, अंडाणु के ऊपर एक पारदर्शी परत है, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या नाम था उसका, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अंडाणु की पारदर्शी आवरण होता है अंडाणु के ऊपर, जो कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक बात है। ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु आएगा और अंडाणु के जो पारदर्शी परत है उस पर आकर मिलेगा उससे, ठीक है। जैसे ही उसके आगे आके उससे टकराता है, अंडाणु की परत से आगे टकराएगा तो उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। ये देखो ये अंडाणु है, ये क्या स्पर्म आया और इसकी आके इस दीवार से आके टकराया, जैसे ही टकराता है तो ये अंडाणु जो है इसकी दीवार में क्या जाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। क्या बदलाव आते हैं उनकी बात करते हैं। उक्त स्तर में क्या आएंगे, बदलाव प्रेरित करता है। क्या बदलाव आएंगे, बदलाव कुछ इस प्रकार के आएंगे कि भैया एक स्पर्म जो है वही अंदर आ पाए, किसके, अंडाणु के अंदर सिर्फ एक स्पर्म आ पाए, ज्यादा स्पर्म ना पाए। तो आपको सबको पता है कि एक अंडाणु और एक स्पर्म मिलकर ही आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, इससे ज्यादा स्पर्म नहीं होने चाहिए। अगर एक से अधिक स्पर्म अगर आ गए अंडाणु के पास में तो फिर तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक बात है। तो एक स्पर्म और एक ओवम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ओवम तो कितने हैं, मिलियंस में आते हैं, वो सॉरी स्पर्म जो है वो मिलियंस में आता है, शुक्राणु बहुत ज्यादा लाखों में आते हैं, ठीक बात है। तो क्या सबसे पहले तो जो रेस में जीतेगा वो जाएगा आगे, ठीक है। रेस में जो जिसने जीता है वो आगे, ये अंडाणु था रेस में आ गया, बाके ये वाला आके इसमें टकरा गया, और भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये पहुंचा है। ये जैसे ही पहुंचा तो इसकी जो बाहर की जो लेयर है, जो जोना पेलुसिडा जो पारदर्शी आवरण जो है उसमें कुछ बदलाव लाएगा। बदलाव कुछ इस प्रकार के आ जाएंगे कि अन्य जो अतिरिक्त जो शुक्राणु है वो इसके अब टच नहीं कर सकते, है ना। तो उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। और क्या बदलाव आएंगे, अतिरिक्त जो शुक्राणु है वो उनके प्रवेश को रोक सकता है, उनका प्रवेश रुक जाएगा। तो सिर्फ एक ही शुक्राणु का अंदर एंट्री मिलेगी, बाकी को टाटा बाय बाय, बाहर रहो भाई तुम लोग, है ना। चलो, अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश रोक देता है। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्पर्म बताया था उसमें पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर पिंडक होता है, एक एक्रोसोम होता है, और उस एक्रोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर बताया था ना, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और वो एंजाइम कब काम आते हैं, निषेचन में काम आते हैं, ये बताया था मैंने आपको, तो भी वो काम आएंगे। देखो, अगर पिंडक एक्रोसोम शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। जो अगर पिंडक के अंदर जो स्पर्म का जो अगर पिंडक है उसमें, उसको एक्रोसोम कहते हैं, उसमें एंजाइम भरे में, और वही एंजाइम अब किस में हेल्प करेंगे, ये देखो अभी बताता हूं। ये अंडाणु है, ये स्पर्म आया, ठीक है, ये यहां पर पहुंचा, ठीक है। इसमें इसने कुछ बदलाव लाए, इस परत में कुछ बदलाव लेके आया ताकि दूसरे जो स्पर्म है वो यहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है। दूसरे स्पर्म जो है वो अंदर ना पहुंचे, इसकी एंट्री क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब क्या होगा, इसके अगर पिंडक में क्या भरे हुए, एंजाइम भरे हुए हैं, उन एंजाइम की सहायता से ये जो है इस अंडाणु के अंदर एंट्री मारेगा, ठीक बात है। तो अगर पिंडक एक्रोसोम शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में सहायता करता है, ठीक बात है। अब क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंडाणु है वो कब बनता है, निषेचन से जस्ट पहले, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे होते हैं उसके जस्ट पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा कंप्लीट होता है। तो अब क्या होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो समाप्त होगा, द्वितीयक अंडक से अब क्या बन जाएगा, वो अंडाणु बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। ओवम बन गया, अब शुक्राणु भी तैयार है, ओवम भी तैयार है, और अंडाणु भी तैयार है और शुक्राणु भी तैयार है। दोनों आपस में मिलेंगे, और जैसे दोनों आपस में मिलेंगे क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। मिला दिए दोनों को, समझ में आई यहां तक बातें, निषेचन हो चुका है। चलो इसको पढ़ लेते हैं पहले। स्त्री एवं पुरुष संभोग मैथुन के दौरान शीशन द्वारा शुक्र वीर्य की स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, बता दिया मैंने आपको ना, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करता है, गर्भाशय में जाएगा। उसके बाद में अंततः अंडवाहिनी की नली में तुम्बिका एम्पुला में जाएगा, बता दिया मैंने आपको, एम्पुला क्षेत्र में जाता है। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि निषेचन तभी हो सकता है जब यदि अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंचे, ठीक है, दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र में आएंगे, तभी क्या होगा, निषेचन होगा। चलो, यही कारण है कि जिसे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। देखो आपने देखा भी होगा, देखा तो क्या ही होगा, तो अभी क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बिना कोई प्रोटेक्शन अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद में भी जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। रीजन ये होता है उनमें कि ये वाला रीजन कि स्पर्म और ओवम जो है वो सेम टाइम पर कहां पहुंचने चाहिए, एम्पुला में पहुंचने चाहिए। अगर वो सेम टाइम पर एम्पुला में नहीं पहुंचेंगे तो क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेगनेंसी हो ही जाए, ठीक बात है। चलो,
शुक्राणु के साथ साथ एक अंडाणु का संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के इस तरीके से संपर्क में आता है। एक शुक्राणु आएगा, ठीक है, ये देखो ये क्या है, जोना पेलुसिडा, इसके संपर्क, ये देखो ये जोना पेलुसिडा इसके संपर्क में आएगा, कौन, शुक्राणु, ठीक है। तो निषेचन के दौरान एक शुक्राणु जब वो अंडाणु के पारदर्शी जो आवरण है जिसको जोना पेलुसिडा कहेंगे उसके संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उक्त स्तर में क्या बदलाव करता है। तो अतिरिक्त शुक्राणु नहीं आएंगे, बता चुका हूं सारी बातें, है ना। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु जब वो निषेचित कर पाएगा, ठीक है। अगर पिंडक का श्रवण, अगर पिंडक के अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं उनका जो सिक्रीशन होगा, श्रवण होगा शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में जाने में मदद करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, प्लाज्मा विभित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक पिंडक, यह द्वितीयक जो अंडक है इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित होगा। जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अब कंप्लीट होगा वो, ठीक है। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो है असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, जिसको सेकंड पोलर बॉडी कहा था अपन ने, है ना, सेकंड पोलर बॉडी की संरचना होगी। एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु परशु या ओटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु और अंडाणु का अगुणित केंद्र के साथ में मिलन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, युग्मनज बन जाएगा, फ्यूजन होता है। उसी से क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। एक युग्मनज के में कितने गुणसूत्र होंगे, एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, 46 होंगे, ठीक बात है। 23 किससे शुक्राणु में थे, 23 शुक्राणु में थे, 23 अंडाणु में थे, 23 कितने हो गए, 46 हो गए। तो इसका आंसर दे दिया भाई। चलो अब यहां पर क्या बताता, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चलो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें कि कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX होता है, सब जानते हुए आते हैं ना आप। पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों अंडाणु में X लिंग होता है और गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलो उसको मैं समझा देता हूं यार, ये बातें अपन आगे भी करेंगे, दूसरे चैप्टर्स में करेंगे ना, यहाँ पर ये नहीं पढ़ना था लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा है। फीमेल के अंदर क्या होता है, XX। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, XX। मेल के अंदर क्या होते हैं, XY, ठीक है। तो फीमेल के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो फीमेल के अंदर XX आएगा या फिर XX है तो दोनों में XX आएगा, ठीक है। अरे अंडाणु है उसमें या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, दोनों सेम ही X है, ठीक है। और मेल के अंदर क्या है, दो पॉसिबिलिटी है भैया, यहां पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी X आने की। यहां पर जो युग्मक बनेगा मेल के अंदर, उसमें स्पर्म के अंदर X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों XX मिलेंगे तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। और अगर XY मिल जाएंगे तो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो कितने चांस हैं कि फीमेल होगी, कितने चांस है मेल होगी, भाई 50-50% चांस है कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, 50-50 है भाई, ठीक है। बस ये बात एनसीईआरटी लिखती है, इसको मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि सबको पता है होता है आपको, ठीक है। और अपन आगे वाले चैप्टर्स में भी इसको करेंगे। चलो समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत होती है। अब अपन इसको पहले अपन इस डायग्राम से देखेंगे, इसको आ जाओ। ये अपना युग्मनज था, सॉरी ये आपका अंडाणु, ठीक है। ये स्पर्म आए, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। ये यहां पर क्या बन गया, आपका युग्मनज बन गया, ठीक बात है, बन गया युग्मनज। युग्मनज में क्या हुआ, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद में क्या होगी, विभाजन होगा तो और कोशिकाएं बढ़ेंगी, और माइटोसिस हो और कोशिका बढ़ेगी। ये कौन सी स्टेज आ गई, मोरूला स्टेज आ गई। कौन सी स्टेज आ गई, मोरूला। इसको क्या कहेंगे, मोरूला, या फिर हिंदी में तूतक, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा, यहां पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, कोरक पुटी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। यही कोरक पुटी का क्या होगा, अंतरोपण होता है। जो दीवार है, जो भीतरी वाली दीवार है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर इसी कोरक पुटी का क्या होता है, अंतरोपण होता है। ये जो कोरक पुटी है, इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक वाइक कर कमेंट कर दिया करो ना। ये क्या है आपका अंदर वाला, क्या इनर सेल मास, क्या है, इनर सेल मास। इनर सेल मास, इसी इनर सेल मास के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। और यही स्टेम सेल्स आगे जाकर क्या बनाती हैं, पूरा जो अपनी बॉडी है, पूरी जो बॉडी अपनी इन्हीं स्टेम सेल्स बनती है। इन्हीं के अंदर क्या होता है, विभाजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और आगे जाकर अपना पूरा शरीर बनता है, ठीक बात है। तो ये क्या हुआ, देखो ये दो स्पर्म और वो आपस मिले, युग्मनज बना, उसके बाद में और उसमें विभाजन हुआ और कोशिकाएं बनी, मोरूला बना। उसके बाद में क्या बनती है, कोरक पुटी बनती है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके अंदर बाहर वाला जो क्षेत्र उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर की परत होती है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अंदर जो एक कोशिका भरी हुई है इनको क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं,
ठीक है। इनर सेल मास के अंदर क्या होती है, स्टेम कोशिकाएं होती है, स्टेम सेल्स होते हैं, और यही स्टेम सेल्स इनके पास में एक शक्ति होती है कि ये पूरा शरीर जो उसका निर्माण कर सकती हैं। चलो अब इसको मैं अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी में संकीर्ण पद स्तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब जो है यहां पर देखो, यहां पर ये हुआ है काम, ये देखो यहां पर इस डायग्राम में देखो, ये अंडवाहिनी का जो एम्पुला भाग है वहां पर जो है ये अंडाणु था, इस पर स्पर्म आकर मिले थे, थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो रही है, स्पर्म आकर मिले थे, ठीक है। अब जो है यहां पर ये युग्मनज बन गया, युग्मनज जो है अब धीरे धीरे जो है गर्भाशय की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। डी वाली स्टेज में देखो और इसके अंदर माइटोसिस हो गया, फिर और देखो इसमें और कोशिकाएं बढ़ गई, अपनी एनसीईआरटी में खोल के देख लेना इसमें अगर आपको नहीं दिखे तो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी फट रही है इमेज। जैसे देखो एफ वाली स्टेज में देखो क्या और इसमें सेल्स बढ़ गई, फिर जी वाली में देखो यहां पर कोरक पुट्टी बन गई, अब ये देखो एच वाली में देखो कोरक पुट्टी जो है उसका क्या हो गया, रोपण हो गया, अंतरोपण हो गया, ये अंदर वाली जो दीवार थी एंडोमेट्रियम उसके अंदर आकर ये देखो ये चिपक गया, अब जो है प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। और तब ये दो से फिर पहले दो कोशिकाओं, एक कोशिका बनी उसमें विभाजन हुआ, दो कोशिका, फिर उसमें और विभाजन 4, फिर 8, ठीक है, फिर 16, ऐसे बनती रहती है। संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं की रचना होती है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, तुतक या फिर मोरुला कहते हैं। ये देखो ये थी मोरुला स्टेज, 8 से 16 वाली स्टेज है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। यह तुतक लगातार विभाजित होता रहता है, ये जो तुतक है वो क्या है, लगातार विभाजित होता रहता है, इसके अंदर विभाजन होता रहेगा, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है, जैसे देखो ये गर्भाशय की ओर देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसके अंदर विभाजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, विभाजन होता जा रहा है इसके अंदर। जैसे जैसे ये क्या है गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ये कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी कहा जाता है ना। यह कोरक पुट्टी कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होती है। कोरक खंड किसको कहा है, इसको ट्रोफोब्लास्ट को, मैंने आपको ट्रोफोब्लास्ट इंग्लिश में बता दिया, इसको हिंदी में कोरक खंड बोला है, जिसके पोष कारक या फिर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं बता दें ट्रोफोब्लास्ट ना, कोशिकाओं के भीतरी समूह को क्या कहते हैं, पोष कोरक से जुड़े हुए होते हैं, इन्हें अंतर कोशिका समूह कहते हैं, इनर सेल मास, ये देखो इनर सेल मास कहते हैं। यह पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंत स्तर में संलग्न हो जाते हैं ना, ये देखो गर्भाशय का अंतर स्तर, ये जो अंदर वाली जो परत है, जो अंदर वाली जो दीवार थी, इसमें आप आके इसमें चिपक जाएंगे, है ना। उन्हें अंतर कोशिका समूह है, इनर सेल मास कहते हैं। अब कोश जो पोष कोरक है स्तर, पोष कोरक जो स्तर है, ठीक है, वो क्या होगा, गर्भाशय अंत स्तर में संलग्न हो जाएगा। अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित हो जाता है। संलग्न के होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुट्टी के आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुट्टी गर्भाशय अंत स्तर में इम्बेड हो जाती है और अंतरोपण, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। सीधी सी बात बताऊं आपको, इसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट और ये जो है आपकी अंदर वाली लेयर, ये आपस में मिलेंगी, धीरे धीरे जो है इनर सेल मास जो वो ग्रोथ करेंगी। ग्रोथ करने के बाद में क्या होगा, यहां पर जो है इससे ये जो अंदर वाली दीवार है, इससे देखो ऐसे 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 पूरी एक लेयर बन जाएगी, पूरी एक लेयर बन जाएगी, और ये जो है ये कोरक पुट्टी जो है अंदर पूरा दब जाएगा इस दीवार के ना, और यहां पर एक पूरी एक लेयर बन जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये एक थैले से जैसे संरचना, और थैले के अंदर क्या है, वो बच्चा जो है वो बनता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार की बनती है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन अपने एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, तो अपन भी क्यों करें, ठीक है, वरना इस पर पूरी बता सकते हैं कि इंटरडिजिटेशन कहाँ होता है, अंगुली जो संरचना होती है, आपस में से फंस जाते हैं। अभी एनसीईआरटी रीडिंग चल रही है, बहुत ही ज्यादा वो डिटेल वाला लेक्चर नहीं चलते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करवानी तो एनसीईआरटी में जितना है वो करवा रहे हैं ना। चलो आ जाओ, अब बात करेंगे अपराग हार्मोन। अपराग हार्मोन जो हार्मोन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो मानव जरायुज हार्मोन, यहाँ से हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं और गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपराग कौन कौन से हार्मोन है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो। अपराग हार्मोन कौन कौन से, एक तो मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ठीक है। एक है मानव अपरा लैक्टोजन, इसको शॉर्ट में HPL, इंग्लिश में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। एक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन है जो कहां से निकलते हैं, अपरा से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, अपरा से निकलते हैं, ठीक बात है। और एक आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये वाली जो बातें हैं वो बहुत ध्यान में रखनी है। कौन सी, कि एक हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कहां से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। मैंने कहा था अंडा से कुछ हार्मोन निकलता है, उनमें से एक है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। HCl, HPL और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं, सॉरी HCl बोलते हैं मैंने, HCG, वापस सुनो, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं, अन्यथा ये नहीं निकलते। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलेंगे, तो वो कौन से हैं, रिलैक्सिन है, HPL है और HCG है। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो कब निकलते हैं, प्रेगनेंसी में निकलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, PRL, थायरोक्सिन, ये क्या है, मातृ रक्त में ये बढ़ जाते हैं जब प्रेगनेंसी होती है। तो और कौन कौन से हार्मोन जो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, किसके ब्लड में, मदर के ब्लड में कौन कौन से हार्मोन ब्लड बढ़ जाए,
मदर के ब्लड में कौन कौन से हार्मोन बढ़ जाएंगे? एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, पीआरएल बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ते हैं? इनका क्या काम है? तो ये सपोर्ट करते हैं किसमें? फीटल ग्रोथ करते हैं। तो जो बच्चा है उसका विकास करने में मदद करते हैं। मदर में उपापचयी बदलाव आ जाते हैं। मदर जो है, जो माता है, उसके खान पान में जो उसकी मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी का को मेंटेनेंस करते हैं। प्रेगनेंसी जो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक बात है। अब मैंने आपको स्टेम सेल्स के बारे में कुछ बात बताई थी। स्टेम सेल्स अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास में होती हैं। ठीक है, इनर सेल मास जो अंतर समूह कोशिका उसमें ये स्टेम सेल्स होती हैं और ये सभी अंगों एवं ऊतकों का उत्पन्न करने में क्षमता रखती हैं। तो मैंने आपको बताया अभी स्टेम सेल्स के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन की बात करते हैं, प्रेगनेंसी की बात करते हैं। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है, उंगली जैसी संरचना बनती है, जिन्हें पर क्या कहते हैं? जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई कहते हैं। उंगली जैसी संरचना बनती है। ठीक है, ठीक है। ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतकों और मातृ रक्त से आच्छादित होती हैं। ठीक है, जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतकों को एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त, हाँ, इंटरडिजिटेड, इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिजिटेटेड। ठीक है, हाँ, चलो बोल तो दिया। अब देखते हैं ये क्या बात बोल रहा है। ये बोल रहा है, देखो यहां पर, ये देखो, ये भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण है। ठीक है, यहां से उंगली संरचना निकलेंगी। ठीक है, और वो किस में जाकर दब जाएंगी? ये जो अंदर वाली जो दीवार है उसमें आके दब जाएंगी। और यहां पर क्या है? कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगी। इसमें क्या होंगी? कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगी, अभी उनकी बात होगी। तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई गठित हो जाती है, जिसे अपन अपरा कहते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो भ्रूण है और यहां पर ये मदर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो बनना चाहिए ना। कनेक्शन बनेगा तभी तो क्या है, मदर से खान पान जो है वो बच्चे को मिल पाएगा। ठीक है, सारी चीजें मिल पाएंगी बच्चे को। ठीक है, तो यहां पर जो है कनेक्शन बनता है और उसी कनेक्शन को क्या कहते हैं अपन? उसी कनेक्शन को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। उसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है? ये क्या है? अपरा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? अपरा कहते हैं। समझ में आई बात है? तो ये वाली बात आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए यहां पे। भ्रूण और मातृ शरीर के एक साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का गठित होती है, जिसे अपन अपरा प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक बात है क्या? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन, ठीक है, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, बताया मैंने आपको ना। और अपूर्णित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको बाहर निकालने में उसका उत्सर्जन करता है। जैसे बच्चे के पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए, उसको देगा। ठीक है, तो ये कौन करता है? अपरा का काम है। सारा काम किसका है? अपरा। हमने सुना प्लेसेंटा इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है, भ्रूण तथा उत्सर्जी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं बच्चे के, उसको भी बाहर निकालने का काम करेगा ना। हाँ, बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कोड सुना होगा आपने ना। तो ये क्या? वही अम्बिलिकल कोड है, ये अम्बिलिकल कोड है। ठीक है, एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कोड द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। देखो ये यहां पर आपकी अपरा है, ये अपरा है। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कोड है, ये यहां पर ये अपरा है और ये अम्बिलिकल कोड है। ठीक है, चलो, द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों का अंदर लाने ले जाने में काम करता है। भाई जो आवश्यक है भ्रूण के लिए उनको लाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाल देगा, है ना। चलो, तो ये सारा काम किसे करेगा? ये जो अपरा और अम्बिलिकल कोर्ड है वो करते हैं। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, अनेक हार्मोन निकालता है। अभी हार्मोन मैंने आपको बताई दी कौन कौन से निकालता है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको एचसीजी कहते हैं शॉर्ट में। मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसको एचपीएल कहते हैं शॉर्ट में। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है, ये मैंने आपको अभी बताया था ना। तो ये क्या है? अपरा की हार्मोन है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। बताया मैंने, अंडाशय का हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, हमें ये याद रखना चाहिए कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिलैक्सिन, एचपीएल और एचसीजी जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि हार्मोन जो है वो सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना में बढ़ जाते हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन से बढ़ोतरी के कारण भ्रूण की वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पर देखना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, पीआरएल, थायरोक्सिन, ये सारे क्या है? मातृ रक्त में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? फीटल ग्रोथ, भ्रूण की जो विकास है उसमें, मदर में उपापचय बदलाव करते हैं और उसके अलावा प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस करते हैं। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह है, ठीक है, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी त्वचा बनती है और एक अंतर अंडोडर्म बनती है। देखो दो लेयर बनेंगी,
एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तो आपने सुना होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है वही है, ठीक है। नामक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा को अंतस्तवचा, ठीक है, अंतस्तवचा के बीच जल्दी एक मध्यजन स्तर जिसको मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। बाहर जो होगी उसको क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा, ठीक है, जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर वाली को एंडोडर्म, और बीच में एक और बनती है उसको कहते हैं मेसोडर्म, ठीक है। तो ये प्रकट होती है, ये तीनों स्तर जो है वेस्को में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया इनर सेल मास के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, और वही स्टेम सेल्स क्या करती हैं, बाहर क्या बनाती हैं, एक लेयर बनाती है, इसको एक्टोडर्म कहते हैं, बीच में जो बनाती है उसको क्या कहते हैं अपन, मेसोडर्म कहते हैं, और फिर क्या बनती है, एंडोडर्म। सबसे पहले क्या बनती है, एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, बाद में बनती है मेसोडर्म, मेसोडर्म बाद में बनती है, ठीक है, सबसे बाद में बनती है। और यही तीनों लेयर जो आगे जाकर सभी जो जितने भी अंग हैं उनका निर्माण यही तीनों लेयर करती हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, बताया मैंने आपको, स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, समाहित रहते हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बात बता दी थी स्टेम कोशिकाओं के बारे में, ठीक है। चलो भैया, अब अपन लास्ट फेज में है इस चैप्टर के, ठीक है, अभी कंप्लीट कर देते हैं इसको, पहले अपन चलते हैं, आ जाओ, पहले प्रसव करा लेते हैं अपन, यहाँ नोट्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वहां चलेंगे। तो 1 महीने बाद, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद क्या बन जाता है, हृदय बन जाता है, ठीक है। 2 महीने बाद पाद और अंगुलियां विकसित हो जाए, पाद का मतलब क्या है, हाथ और पैर बन जाएंगे और अंगुलियां विकसित हो जाएंगी। 3 महीने बाद, 3 महीने को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, त्रिमासिक, ठीक है। और 12 इसमें 3 महीने में कितने हो जाएंगे, 12 वीक हो जाएंगे ना, तो 12 सप्ताह ना। सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। सुनो, पहले महीने में क्या बनेगा, हृदय बन जाएगा, दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाएंगे और उंगलियां बनने लगेंगी, तीसरे महीने के बाद क्या है, सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है, जितने भी अंग तंत्र उनकी रचना हो जाती है, जैसे एग्जांपल लिम्स, अंगुलियां बन जाएंगी, उसके अलावा बाह्य जननांग जो है वो भी बन जाते हैं। तो 3 महीने बाद जो है ये पता लग सकता है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक बात है, क्योंकि बाह्य जननांग बन जाते हैं, ठीक है। चलो, 5वें महीने के दौरान क्या है, पहली गतिशीलता और सिर के बालों का उग जाना, ठीक है। तो 5वें महीने में क्या है, पहली बार बच्चा लात मारेगा, ठीक है, पहली जो गति है वो पता लग जाएगी 5वें महीने में, और उसके अलावा जो है सिर पर जो है बाल आने लग जाते हैं बच्चे के। 6 महीने बाद, जिसको अपन 24 वीक्स या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, दूसरा त्रिमासिक, इसके अंदर क्या हो जाता है, शरीर पर कोमल बाल आने लग जाते हैं बच्चे के, शरीर पर कोमल बाल, और आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं। पलकें जानते हो, ये पलकें ये पहले चिपकी हुई होती हैं, लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है, ये पलकें जो खुल जाती हैं, ठीक है, अलग हो जाती हैं एक दूसरे, खुल नहीं मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। पहले एक में एक होता है सारा कुछ, है ना, बिल्कुल एक जैसा होता है ना, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ब्रोनिया, आईलैशेस बन जाते हैं। आईलैशेस किसको कहते हैं, ये वाली, ठीक है, ये जहां जो बाल होते हैं ना आंखों पे, ये वाली है ना, इनको ब्रोनिया आईलैशेस, ठीक है, सब जानते हो आईलैशेस, फेक आईलैशेस लगाते हैं ना लड़कियां, वही, ठीक है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। मानव की सगर्भता 9 महीने की होती है, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते और हाथियों की, चलो पता कर, मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, बता दिया मैंने आपको, 1 महीने बाद हृदय बन जाता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों का ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। अपन स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कनें सुन सकते हैं, 1 महीने बाद वो धड़कनें जो है आना जाती है, क्योंकि हृदय जो बन जाता है। चलो, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाती हैं, बता दिया मैंने आपको, हाथ पैर बन जाएंगे, ठीक है। 12वें सप्ताह, ठीक है, या फिर पहली तिमाही, ठीक है, त्रिमासिक या फिर तिमाही या फिर ट्राइमेस्टर बोल दो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर इसको 3 महीना, ठीक है, के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद और बाह्य जननांग जो है वो बन जाते हैं, अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता देखी जाती है, ठीक है। सिर पर बालों का उग जाना, बता दिया मैंने आपको, ये है ना, सामान्यतः देखा जा सकता है लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक। दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल जाते हैं, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं, ब्रोनियां बन जाती हैं, बता दिया मैंने आपको ये बात, है ना। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 9 महीने बाद में अब बच्चा तैयार है, अब क्या करना अपन को, डिलीवरी करवानी है। चलो आ जाओ, अब डिलीवरी करवाएंगे और फिर थोड़े से डांस वांस करेंगे या नाचेंगे, क्योंकि बच्चा जन्मेगा तो खुशी का माहौल बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रसव कराते हैं। प्रसव, बच्चा जो है पूरा विकसित हो चुका है भैया, ठीक है, इसलिए पूर्ण विकसित गर्भ जो बन गया है। उसके अलावा क्या है, अपरा। देखो, अपरा और पूर्ण विकसित गर्भ दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे। क्या सिग्नल भेजेंगे, ये देखो, पूर्ण विकसित गर्भ है और अपरा दोनों साथ मिलकर सिग्नल भेजेंगे, और उस सिग्नल से क्या होगा, हल्के हल्के गर्भाशय संकुचन प्रेरित होंगे।
अब वो टाइम आ गया है, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली परत है मायोमीट्रियम, उसके अंदर क्या होगा, संकुचन होता है। अब वो संकुचन होने का समय आ गया है। तो देखो पूर्ण विकसित गर्भ जो है और अपरा जो है ये दोनों मिलकर सिग्नल भेजेंगे और उससे क्या होगा, जो है हल्के हल्के गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पता लग जाता है कि भैया अब जो है, मतलब डॉक्टर पहले बता देता है डिलीवरी का टाइम, लेकिन दर्द से पता लग जाता है कि हाँ अब डिलीवरी होने का टाइम आ चुका है, तो लेके जाओ डॉक्टर के पास। ठीक है, तो हल्के हल्के गर्भाशय जो संकुचन प्रेरित होने लगते हैं। जैसे जैसे ये हल्के हल्के गर्भाशय में संकुचन होने लगेंगे तो क्या होगा, इसे क्या होगा, गर्भ उत्सेपन प्रतिवर्त होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको क्या कहते हैं अपन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब बच्चा जो है भ्रूण जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक बात है, संकुचन होगा तो बच्चे को बाहर पुश किया जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसे संकुचन हल्के हल्के से संकुचन होंगे तो ये किस पर काम करेंगे, मात्र की जो मदर की जो पीयूष ग्रंथि है ना, जो पीयूष ग्रंथि है उस पर काम करेंगे और उससे क्या निकलवाएंगे, ऑक्सीटोसिन निकलने के लिए सक्रिय करते हैं। ठीक बात है, ये देखो हल्के हल्के संकुचन हुए, हल्के हल्के गर्भाशय के अंदर संकुचन हुए, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मात्र की जो पीयूष ग्रंथि है उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने से क्या होगा, जो संकुचन धीरे धीरे हो रहे थे ना हल्के हल्के, जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो वो संकुचन जो है वो तेज तेज होने लग जाएंगे। वो संकुचन कहां हो रहे हैं, मायोमीट्रियम के अंदर हो रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है ये सारे संकुचन जो वो तेज तेज होने लगेंगे। जितने संकुचन तेज होंगे उतनी जल्दी बच्चा जो है वो बाहर आएगा, डिलीवर हो जाएगा। लेकिन कुछ मदर ऐसी होती हैं जिनके अंदर संकुचन जो है वो इतने नहीं हो पाते हैं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो इतने लेवल पे नहीं निकल पाता है कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन लगाते हैं। क्या इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाएगा, संकुचन और तेज बढ़ेंगे और बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये संकुचन तीव्र से तीव्रतर हो जाते हैं कब, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। तो पहले देखो हल्के हल्के संकुचन स्टार्ट हुए थे, हल्के हल्के गर्भाशय के अंदर संकुचन, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन निकला और क्या संकुचन तीव्र से तीव्रतर हो गए, तेज से भी तेजी, मतलब और तेज हो गए, तीव्र से तीव्रतर। ठीक है, देखो फिर क्या हो जाता है, जैसे संकुचन और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, डिलीवरी, बेबी हो जाओ बाहर आ जाएगा। बेबी बाहर आने के तुरंत बाद में क्या होता है, अपरा जो है वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बेबी बाहर आ गया, बेबी के बाद में क्या होता है, तुरंत बाद ही क्या है, अपरा जो है प्लेसेंटा है वो भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। बच्चा हो गया, खुशी का माहौल है, मिठाइयां बंटनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। चलो अब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद में नाच गाना करेंगे। चलो आ जाओ। प्रसव और दूध श्रवण, पहले प्रसव की बात करते हैं फिर दूध श्रवण की बात करेंगे। मानव में सगर्भता औसत अवधि कितनी है, 9.5 माह दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी में इंग्लिश वाले में 9 महीने दे रखी, तो अपन को 9 महीने इंग्लिश वाली को अपन को प्रीफर करना है। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो 9 महीने आपको टिक मार के जाना है। ठीक है, जिसे गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ जो बाहर निकल जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया में शिशु जन्म का या प्रसव पार्चुरेशन कहा जाता है। बता दिया मैंने आपको, ये बात पहले लेक्चर में बता दी थी। प्रसव का जटिल तंत्रिस्रावी न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ, बता दिया मैंने, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा दोनों मिलकर क्या करेंगे, हल्का हल्का माइल्ड, हल्का मतलब माइल्ड है ना, हल्का हल्का गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्सेपन प्रतिवर्त कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकालने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन इनके अधिक स्रवण को उद्दीपित करता है। मतलब जितने ज्यादा संकुचन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जितना ज्यादा संकुचन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। देखो ये कहां पर लूप पे काम कर रहा है, साइकिल में काम कर रहा है। ऑक्सीटोसिन निकलेगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन होगा निकलेगा तो संकुचन होगा। तो ये साइकिल में काम कर रहा है। अब सुनो, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा, तो ये साइकिल में काम कर रहा है। ठीक बात है, तो ध्यान सुनो। तो गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इसे शिशु मां के गर्भाशय से के जनन नाल मैंने आपको बताया था, बर्थ के नाल बताया था ना, हाँ, द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा जो है वो गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। चलो अब ये देखो, यहाँ पर क्या आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है ना, वो ऑक्सीटोसिन का बताया मैंने आपको ना। अब चलो, अब बच्चा हो गया तो बच्चे को दूध तो पिलाना पड़ेगा, दूध पिला देते हैं बच्चे को। जो प्रथम स्तन्य मतलब पहली बार जो दूध आ रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रथम स्तन्य, या फिर इसको खीस कहा जाता है। प्रथम स्तन्य या फिर खीस, इसको इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो दूध आता है वो कैसा होता है, थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, गाढ़ा होता है और येलो होता है। ठीक है, पुराने टाइम पर एजुकेशन इतनी थी नहीं तो उसको क्या मानते थे कि ये तो गंदा है, ठीक है, इसको फेंक देते थे ऐसे ही।
लेकिन अब सब लोग एजुकेटेड हैं, इसलिए उनको पता है कि ये पहला जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बच्चे को पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है, नेचुरल एंटीबॉडी। ना बताएंगे कौन सी। अच्छा, फर्स्ट मिल्क, ठीक है, ये कौन सा है? फर्स्ट मिल्क है। किसका है फर्स्ट मिल्क? क्या कहेंगे? पहला स्तन्य या फिर प्रथम स्तन्य या फिर इसको खीस कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट मिल्क है ये। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, टेस्ट में आएगा, ठीक है। IgA एंटीबॉडी होती है ये, और ये मिल्क के अंदर पाई जाती है, इसलिए बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है ना ये, इसलिए बच्चे को पिलाना चाहिए। IgA एंटीबॉडी यहां पर कंफ्यूज करेगा आपको, IG दे देगा, IgM दे देगा, IgE दे देगा, इसलिए कंफ्यूज करेगा। यहां पर आपको टिके रहना किस पर? IgA एंटीबॉडी होती है किसके अंदर? खीस के अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर। चलो, दुग्ध स्रवण, लैक्टेशन जो है वो स्तन ग्रंथियों से होता है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी खत्म होगी, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, बच्चा बाहर आया, जो स्तन ग्रंथियों स्तन ग्रंथियों से क्या है? दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान, ठीक है, सगर्भता के अंत तक दूध उत्पन्न होने लगता है, सगर्भता के अंत तक दूध उत्पन्न होने लगता है। चलो अब एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, ठीक है, और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है, बता दिया मैंने आपको ये। इस प्रक्रिया को दूध स्रवण, लैक्टेशन कहा जाता है। यह मां को अपने नवजात शिशु को आहार पूर्ति करने में मदद देता है। भाई बच्चे को दूध पिलाएगा तो आहार पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक दूध निकलता है, उसे प्रथम स्तन्य या फिर खीस, कोलोस्ट्रम कहते हैं, बताया मैंने आपको, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं। नवजात शिशु में कई प्रकार की कौन सी? IgA एंटीबॉडी, भूल मत जाना है, याद रखना, IgA एंटीबॉडी है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर नहीं है तो यहां पर नहीं है, यहां पर IgA, ये वो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ में कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। भाई तो इसलिए बच्चे को बढ़िया विकास करे, बच्चा बढ़िया दिमागी तौर पर विकसित हो, इसलिए क्या है, बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये पाउडर वाले दूध ये नहीं पिलाने चाहिए, बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। चलो, यहां पर अपना चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग मारी है, समझ में आया या नहीं आया, जितना डिटेल में कर सकते थे यार उतना डिटेल में किया अपन ने। एनसीईआरटी को इतने डिटेल में को करना चाहिए, तो बाकी उसको और डिटेल में देखना है तो उसके लिए आपको मेरे वो लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। अभी बात अपनी एनसीईआरटी रीडिंग की हुई थी, उसको अपन ने डिटेल में समझाया। चलो, समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मजे मारो, पढ़ते रहो।